नमस्कार, फिटर फाइटर चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको बताने वाला हूँ UPRVUNL का जो पेपर हुआ था प्रीवियस पुराने ईयर का, उस पेपर का मैं सॉल्यूशन पूरा आपको बताने वाला हूँ। तो इसलिए आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन दबाएँ, क्योंकि मैं आगे दिनों में और भी पुराने पेपर आपको अपलोड करूँगा, जिसके आंसर भी बताऊँगा और आंसर के साथ साथ मैं उसका सॉल्यूशन भी बताऊँगा, क्योंकि आंसर के साथ साथ हमें ये मालूम होना चाहिए कि इसका आंसर ये क्यों है। तो दोस्तों हम स्टार्ट करते हैं। इस पेपर के बारे में UPRVUNL के बारे में मैं थोड़ा बता देता हूँ। ये 3 घंटे का पेपर होता है। इसमें 200 क्वेश्चन आते हैं। 200 क्वेश्चन में से 150 क्वेश्चन जो होते हैं वो थ्योरी के होते हैं और 50 क्वेश्चन जो होते हैं वो अलग से हिंदी और मैथ्स और रीजनिंग के रहते हैं। तो हम आज बताएंगे आपको 150 क्वेश्चन। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ कि किसी एक यंत्र जो किसी शाफ्ट के आंतरिक एवं बाहरी व्यास तथा छिद्र की गहराई मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों आपको आंसर तो दिख रहा होगा, लेकिन दिखने से कुछ नहीं होता। सबसे पहले हमें इसका मतलब समझना पड़ेगा। किसी शाफ्ट के आंतरिक एवं बाहरी व्यास तथा छिद्र की गहराई। तो दोस्तों इसमें जो हमारे क्वेश्चन दिए हैं, इसमें ऑप्शन दिए हैं। पहला दिया है आंतरिक माइक्रोमीटर, जो पहले नंबर पर दिया है, ये आंतरिक माइक्रोमीटर दिया है। तो जो आंतरिक माइक्रोमीटर होता है, इनसाइड माइक्रोमीटर होता है, इनसाइड माइक्रोमीटर में बना के दिखा देता हूँ। इस तरीके से 2 स्पिंडल होते हैं, एक स्पिंडल ये इधर रहता है और एक इधर एनविल रहती है। तो इससे किसी भी जॉब के अंदर के साइज को हम चेक कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने ये यू पीस बनाया, तो ये यू पीस है, तो यू पीस के अंदर का साइज चेक करेगा। तो अंदरूनी आंतरिक शाफ्ट का आंतरिक चेक नहीं कर पाएगा जी, ठीक है ना। या आंतरिक चेक कर भी देगा तो आंतरिक चेक हो जाएगा। लेकिन देखिए इसमें क्वेश्चन में देखिए आंतरिक, बाह्य एवं छिद्र की गहराई, हमें तीनों लेना है इसमें। तो जो पहला ऑप्शन है हमारा, जो आंतरिक माइक्रोमीटर, ये अंदरूनी तो चेक कर देगा लेकिन बाहरी और छिद्र चेक नहीं करेगा, इसलिए आंसर हमारा गलत हो जाएगा। बर्नियर कैलीपर जो होता है दोस्तों, बर्नियर कैलीपर होता है, तो बर्नियर कैलीपर से हम किसी शाफ्ट के अंदरूनी चेक कर सकते हैं, बाहरी चेक कर सकते हैं और छिद्र की गहराई मापने में काम कर सकते हैं, क्योंकि हमारा बर्नियर कैलीपर एक ऐसा यंत्र होता है जो अंदरूनी, बाहरी और छिद्र की गहराई माप सकता है, ठीक है ना। तो दोस्तों इसमें जो आंसर टिक कर रहा है, इसमें आंसर मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे आंसर इसका गलत टिक कर रहा हो, ठीक है ना। तो कई बार आंसर गलत भी हो जाते हैं। हमें किसी शाफ्ट के अंदरूनी, बाहरी और छिद्र की गहराई, तो ऐसा यंत्र जो होता है वो यंत्र होता है बर्नियर कैलीपर। बर्नियर कैलीपर में जो रहता है, बर्नियर कैलीपर में, ये बर्नियर कैलीपर जो होता है, इसमें अंदरूनी साइज भी, जैसे एक इस प्रकार से जबड़ा रहता है, ये बाहरी साइज चेक कर लेता है। एक ऊपर जबड़ा रहता है इस तरीके का, ये इस तरीके का रहता है, इधर से ऐसे जाता है ये, और इधर पीछे एक डेप्थ रोड रहती है, डेप्थ रोड रहती है। तो ये हमारे जो है बाहरी चेक कर देता है, ये अंदरूनी चेक कर देता है, वो हमारे क्षेत्र की गहराई चेक कर देता है। इसमें दोस्तों जो आंसर, जो सी आंसर है, तो हमारा आंसर, सेकंड आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। लेकिन दोस्तों इसमें सी आंसर जो टिक कर रहा है उसके बारे में मैं थोड़ा बता देता हूँ आपको। सी आंसर जो टिक कर रहा है ये डेप्थ गेज है। तो डेप्थ गेज होता है, ये केवल डेप्थ गेज रहता है, इसमें नैरो रूल लगा रहता है। तो जो नैरो रूल लगा होता है दोस्तों, तो नैरो रूल के द्वारा, जो मैं बता देता हूँ आपको, इस तरीके से रहता है, इसमें नैरो रूल होता है और इधर पे ऐसे स्टॉक रहता है, ये रेस्ट करता है। तो जो नैरो रूल रहता है दोस्तों, इसमें पतला वाला नैरो रूल लगा रहता है। तो ये नैरो रूल केवल गहराई चेक करेगा, ये बाहरी और अंदरूनी व्यास चेक नहीं करेगा, ठीक है दोस्तों। तो इसका ये जो आंसर टिक कर रहता है ये गलत हो जाएगा। बाह्य माइक्रोमीटर, जो बाह्य माइक्रोमीटर रहता है, ये केवल हमारा इस तरीके का सा रहता है, सी शेप में रहता है, इस तरीके से, इधर एनविल रहती है और इधर इसमें ये स्पिंडल रहता है। ये बाह्य माइक्रोमीटर हमारे बाह्य साइज चेक करेगा। तो दोस्तों इसका आंसर जो होगा, इसका आंसर बी आंसर, बर्नियर कैलीपर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दूसरा, कर्तन औजार बनाए जाते हैं। तो दोस्तों इसमें हमें बताना है कर्तन औजार। कर्तन का मतलब होता है काटना। तो काटने वाले औजार होते हैं, ये निकल इस्पात के नहीं बनेगा, क्रोमियम इस्पात नहीं बनेगा, सिलिकॉन इस्पात नहीं बनेगा, उच्च गति इस्पात, इसको हम बोलते हैं हाई स्पीड स्टील। तो दोस्तों जितने भी हमारे काटने वाले औजार होते हैं ये हाई स्पीड स्टील के बनाए जाते हैं। नेक्स्ट तीसरा क्वेश्चन है, अक्ष के समांतर चूड़ी के एक बिंदु से चूड़ी के दूसरे
समान आसान बिंदु तक के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? तो दोस्तों इसको हम चित्र बना के आपको दिखा देते हैं। देखिए इसमें अक्ष के समांतर चूड़ी के एक बिंदु, तो पहले हमें बनाना पड़ेगा अक्ष। तो ये शाफ्ट बना देता हूँ मैं, पहले ये शाफ्ट बनाया मैंने। इस शाफ्ट में मैंने ये चूड़ी काट दी है, ये चूड़ी काट दी है शाफ्ट के ऊपर, नीचे भी रहेंगे ऐसे ऐसे चूड़ी, इस तरीके से चूड़ी रहता है। ये किसी रॉड के ऊपर चूड़ी काटा जाता है। तो चूड़ी के एक बिंदु, देखिए इसमें एक बिंदु, तो एक बिंदु ये है, ठीक है, एक बिंदु, और चूड़ी के दूसरे समान बिंदु, मतलब अगर हमने ये बिंदु ऊपर लिया है तो दूसरा बिंदु में हमें ऊपर लेना पड़ेगा, दूसरा बिंदु भी हमने ऊपर लिया, दोनों बिंदु हमें सेम लेना पड़ेगा। आसान समान आसन्न बिंदु बोला है। अब इसमें आसन्न बिंदु हमने ले लिया, अब इसकी जो दूरी नापना है वो सीधी नापना है हमें दूरी, ऐसे, क्योंकि अक्ष के समांतर, ये बीच में अक्ष है। तो देखिए जो अक्ष के समांतर हम ये दूरी नाप रहे हैं, तो ये समांतर नाप रहे हैं समांतर। और जैसा बिंदु हमने इस पॉइंट पर लिया, इस पॉइंट पर, वैसे ही बिंदु हमने इस पॉइंट पर लिया, तो इसको क्या कहते हैं? इसको हम पिच कहते हैं। एक चूड़ी से दूसरी चूड़ी का देखिए जो गैप आ रहा है इसे हम पिच कहते हैं। तो दोस्तों इसका आंसर ए गलत हो जाएगा, बी गलत हो जाएगा, सी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। चूड़ी की गहराई, बी गलत हो जाएगा, चूड़ी की गहराई इस तरीके से नापी जाती है, ऊपर से नीचे की तरफ। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन है, यह हेक्सागोनल नट होता है जिसका आधार 100 कट होता है। तो दोस्तों ये जो हमारा जो हेक्सागोनल नट है वो 100 कट दिया है। 100 कट का मतलब होता है आरी का कट। ये जो 100 कट दिया है इसका मतलब होता है आरी वाला कट। और हेक्सागोनल तो आप जानते होंगे, तो मैं हेक्सागोनल बना के दिखा देता हूँ। षष्ठभुजाकार नट होता है और जिसमें एक इस तरीके का नट है, ये नट बना के दिखा देता हूँ। इसके बीच में होल रहेगा और चूड़ी रहेगी, इस तरीके का नट है, ये हेक्सागोनल नट। तो इसको दोस्तों इस नट को हम नॉर्मली कसते हैं, ये हेक्सागोनल नट है। अब इसमें 100 कट के बारे में बताता हूँ। तो इसको नॉर्मली कसते हैं, जब कहीं वाइब्रेशन होता है तो ये नट खुल सकता है। तो दोस्तों इसमें क्या होता है, इसे हम लॉकिंग नट के नाम से जानते हैं। तो इसमें दोस्तों क्या किया जाता है, इसमें 100 कट मतलब बीच में इधर एक स्लॉट बना देते हैं, ऐसे एक स्लॉट बना दिया जाता है। तो स्लॉट बनाने से क्या होता है, ये स्लॉट होता है और ऊपर से एक इसमें एक स्क्रू कसता है, इस तरीके से स्क्रू कसा जाता है एक। तो ये स्क्रू से क्या होता है, जब ये इधर पे एक कट बन जाता है, इस तरीके से कट बन जाता है, तो इसमें स्क्रू कस जाता है, तो हमारे नट क्या हो जाता है, टेंशन में आ जाता है। टेंशन में आ जाता है तो ये जब तक ये स्क्रू कसा रहेगा इसमें, तो ये खुलता नहीं है। तो इसे 100 कट की वजह से, जैसे इसमें 100 में सा आ रहा, तो 100 में सा आ रहा मतलब 100 कट, तो इधर सोन नट के नाम से इसको हम जानते हैं, सान नट या सोन नट कहते हैं इसे। तो दोस्तों इसे हमें 100 कट से समझना है, 100 कट मतलब सोन नट। नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन है, रिड्यूसिंग फीडर होता है। अब रिड्यूसिंग फीडर के बारे में मैं आपको बताऊंगा, रिड्यूसिंग फीडर क्या होता है। तो दोस्तों इसमें क्वेश्चन थोड़ा पूरा नहीं लिखा है, तो रिड्यूसिंग फीडर के बारे में बता देता हूँ। जो नोजल होता है टॉर्च का, दोस्तों टॉर्च का नोजल रहता है, जैसे ये टॉर्च का नोजल हो गया, ये टॉर्च का नोजल है और टॉर्च के नोजल में आग जल रहा है, ऐसे ऐसे आग जल रहा है, इसे फ्लेम कहते हैं। तो ये फ्लेम ऐसे जलता है और फ्लेम के बाद बीच में एक इनर कोन होता है वाइट रंग का, लेकिन वाइट रंग मेरे पास है नहीं, तो मैं नीले रंग से बना देता हूँ। ये इनर कोन मैंने बना दिया है, जहाँ पर जो अंदर का भाग होता है इसी में हमारा फ्लेम का टेम्परेचर सबसे अधिक होता है, बीच वाले भाग का। तो ये इनर कोन होता है, इसे फीडर कहते हैं। जो बीच वाला भाग जो होता है, ये बीच वाला भाग जो होता है इसे फीडर कहते हैं। अब इसमें रिड्यूसिंग शब्द लिया दोस्तों, एक रिड्यूसिंग शब्द। तो रिड्यूसिंग का मतलब होता है कम करना। तो रिड्यूसिंग का मतलब कम होना। तो जी बाहर वाला फ्लेम तो अलग चीज़ हो गया जी, ये सबसे लंबा होता है कार्बोराइजिंग फ्लेम का बाहर वाला, ठीक है ना। लेकिन जो अंदर वाला कौन है, ये अंदर वाला कौन मैं दिखा देता हूँ। ये अंदर वाला जो मैंने बनाया है, ये छोटा वाला बीच में, ये जो होता है कार्बोराइजिंग फ्लेम का सबसे छोटा होता है। इसीलिए अगर इसमें क्वेश्चन आया रिड्यूसिंग फीडर, मतलब अंदर वाला जो हमारा जो कोन था ये सबसे रिड्यूस हो रहा, मतलब सबसे कम हो रहा। तो किस फ्लेम में कम होता है, कार्बोराइजिंग फ्लेम में सबसे कम होता है अंदर वाला भाग। बाहर वाला भाग कार्बोराइजिंग फ्लेम में सबसे ज़्यादा होता है, लेकिन बाहर वाले को फ्लेम को लंबाई को नहीं पूछा जा रहा है, रिड्यूसिंग फीडर को पूछा जा रहा है, इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा कार्बोराइजिंग फ्लेम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिक्स्थ क्वेश्चन, ब्रेजिंग में स्पेल्टर या पूरक धातु का गलनांक क्या होता है। दोस्तों एक ब्रेजिंग कार्यक्रिया होती है जिसमें हम जो पीतल होता है या जो कोई भी रॉड होती है, कॉपर की रॉड, उसको जोड़ा जाता है। तो इसमें जो स्पेल्टर होता है, स्पेल्टर जो होता है कॉपर प्लस जिंक का मिश्रण होता है। तो इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो 450 डिग्री सी से ऊपर माना जाता है, जो 450 डिग्री सी से ऊपर होता है, ठीक है ना। तो इसमें देखिए कोई आंसर है इसमें दोस्तों, इसमें आंसर नहीं है। 400 से ऊपर है, तो दोस्तों 450 से ऊपर है ही नहीं कहीं, तो 400 से ऊपर वाला आंसर इसमें सही हो जाएगा।
6 क्वेश्चन है बिना गोलीयता वाले जॉब। दोस्तों इसमें एक सिलेंड्रिकल जॉब की बात हो रही है, ये सिलेंड्रिकल जॉब है, लेकिन जो इसका जो बाहरी सरफेस है, ये बाहरी सरफेस गोल नहीं, जिस प्रकार से मैंने अभी मार्कर से बनाया है इस तरीके से है, मतलब उसकी बाहरी सरफेस जो है गोल तो है लेकिन अच्छी तरह से गोल नहीं है। तो दोस्तों इसमें थ्रीजा चक में तो ये बंधेगा नहीं, ठीक है, मैंड्रल में नहीं बंधेगा, कॉलेट चक में नहीं बंधेगा दोस्तों, ये फ्रोजा चक में बंधेगा। मतलब गोल तो है ये जॉब लेकिन रफ है, तो रफ गोल जॉब फोरिया चक में बांधी जाती है, इसलिए इसका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक रिवेट जोड़ में एक रिवेट के केंद्र से दूसरे रिवेट के केंद्र के बीच की दूरी जोड़ के समांतर हो तो कहलाती है। दूरी जोड़ के समांतर, ठीक है, एक रिवेट के केंद्र। अब मैं एक सीट बना देता हूँ, थोड़ा समझाना पड़ेगा आपको इसको। एक सीट बनाया मैंने, एक सीट ये बनाया, एक सीट ये बनाया, इसमें रिवेट लगाया मैंने, एक रिवेट इधर लगाया, एक रिवेट इधर लगाया। तो अब ये दूरी एक रिवेट के केंद्र से दूसरे रिवेट के केंद्र के बीच की दूरी, तो एक रिवेट के केंद्र से दूसरी ऐसे दूरी हमने मिला दिया। तो दोस्तों ये एक रिवेट के केंद्र से दूसरे रिवेट के केंद्र के बीच की दूरी, इसे भी हम पिच कहते हैं, ये रिवेट का पिच कहलाता है दोस्तों, इसका आंसर पिच हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9th क्वेश्चन। अभी इंग्लिश में आपको थोड़ा पढ़ना पड़ेगा क्योंकि जो भी जिसने पेपर किया वो इंग्लिश में किया होगा ये क्वेश्चन, इसलिए मैं बता देता हूँ। विच ऑन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर जिग। तो दोस्तों हमें जिग के बारे में बताना है कि जिग के बारे में सही स्टेटमेंट नहीं है, नॉट द करेक्ट स्टेटमेंट। तो जिग में बता देता हूँ, जिग एक ऐसा टूल होता है जो जॉब को पकड़ता है और टूल को गाइड करता है। फिक्सचर जो होता है वो केवल जॉब को पकड़ता है, लेकिन फिक्सचर बड़ा होता है और जिग छोटा होता है। तो इसमें ऑप्शन देख लेते हैं, जिग के बारे में नहीं है। इट शुड बी हैवी, इसमें लिखा है भारी होता है। तो दोस्तों फिक्सचर भारी होता है, जिग भारी नहीं होता है। तो पहला जो लिखा है ये हमारा जिग के बारे में स्टेटमेंट गलत है, और यही हमारा क्वेश्चन पूछ रहा है, तो हमारा ये आंसर सही हो जाएगा, ये आंसर हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अब बी आंसर दे, लोकेटिंग पॉइंट शुड बी एक्यूरेट, इसके लोकेटिंग पॉइंट शुड बी एक्यूरेट, मतलब लोकेटिंग पॉइंट जो होते हैं वो एक्यूरेट होते हैं, बिल्कुल सही बात है, ये सही है। लेकिन हमारा क्वेश्चन जो है सही की बात नहीं कर रहा है, इसलिए हमारे आंसर गलत हो जाएगा। जिग के बारे में तो सही है लेकिन क्वेश्चन के बारे में गलत है। इट शुड बी मेड इन द लो कॉस्ट, लो कॉस्ट में बन जाता है, ये भी बिल्कुल सही है। इट शुड बी पोर्टेबल, मतलब ये पोर्टेबल होता है, एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जाए, ये भी सही है। लेकिन क्वेश्चन के बारे में गलत है क्योंकि क्वेश्चन नहीं के बारे में बात कर रहा कि नहीं होना चाहिए। तो ये तीनों नीचे वाले हैं, ऊपर वाला नहीं, इसलिए ऊपर वाला आंसर सही हो जाएगा। इसके बाद ऑक्सीजन सिलेंडर का रंग होता है। तो दोस्तों ऑक्सीजन सिलेंडर का रंग ब्लैक होता है, ये आपको सबको मालूम होनी चाहिए। ऑक्सीजन सिलेंडर काले रंग का होता है और ऑक्सीजन सिलेंडर लाल रंग का होता है। तो दोस्तों इसका ऑक्सीजन सिलेंडर काले रंग का होता है। तो इसका दोस्तों जो है ये काले रंग से मैं टिक लगा देता हूँ, ये काला आंसर जो हो जाएगा ये सही हो जाएगा ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए। नेक्स्ट 10वां क्वेश्चन है सर्कुलर स्केल ऑफ द माइक्रोमीटर इज मार्क्ड। दोस्तों इसे ध्यान से समझना पड़ेगा। माइक्रोमीटर में 3 स्केल होते हैं, मैं बना के दिखा देता हूँ थोड़ा। ये ऐसा रहता है, इसे बोलते हैं हम स्लीव, इसे स्लीव बोला जाता है। इसमें 2 स्केल होते हैं, एक ऊपर रहता है, इसे हम मेन डिवीजन कहते हैं, एक नीचे रहता है, इसे सब डिवीजन कहते हैं। ये फ्लैट रहता है, ठीक है ना, ये फ्लैट रहता है, राउंड शेप में रहता है, इस तरह से रहता है राउंड, लेकिन इस पर स्केल एकदम सामने से सीधा दिखता है। जो इसका स्लीव होता है तो गोल होता है, लेकिन स्केल एकदम रहता है, वो स्केल सामने से स्ट्रेट रहता है। लेकिन इधर स्केल की बात चल रही है सर्कुलर स्केल, तो इधर जाके ये थिम्बल जो रहता है, थिम्बल इस तरीके से राउंड रहता है। तो इसमें जो थिम्बल पर जो स्केल बनाता है तो गुलाई में बना होता है, ऐसे गुलाई, इसमें निशान होते हैं, 50 निशान होते हैं, लेकिन ये निशान होते हैं ये गुलाई में होते हैं। तो दोस्तों इसका आंसर सर्कुलर स्केल माइक्रोमीटर में किस पर होता है, थिम्बल पर होता है। नेक्स्ट 12th क्वेश्चन हो जाएगा द करंट रेंज ऑफ MS इलेक्ट्रोड फॉर डायमीटर। दोस्तों ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें ट्रिक बताऊंगा। आप किसी भी MM वाले आप इलेक्ट्रोड का डायमीटर से आप उसका करंट निकाल सकते हैं। तो देखिए इसमें 4 mm इलेक्ट्रोड है, 4 mm का इलेक्ट्रोड है, इसमें हमें ये दिखाना है कि कितना एम्पियर का करंट इसमें लगेगा। तो दोस्तों मैंने ट्रिक बताया था, कोई भी व्यास हो उसमें 35 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें इसका एम्पियर मालूम पड़ जाएगा। तो 4 का हम गुणा 35 में, सभी इलेक्ट्रोड में 4 हम 35 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 का गुणा हम 35 में करेंगे तो 4 पंचे 20, 4 × 12 और 2 14, तो 140 एम्पियर दोस्तों इसका करंट आया है। 140 एम्पियर इसमें करंट आएगा। तो दोस्तों इसमें देखते हैं 140 एम्पियर कहीं है कि नहीं। तो दोस्तों इसमें फर्स्ट आंसर है वो 120 और 170 के बीच में 140 एम्पियर है। तो दोस्तों इसका ये आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। ये आपको याद कर लेना है, 35 का गुणा करने पर, व्यास में 35 का गुणा करने पर हमारा
एम्पियर पता चल जाता है। 13 क्वेश्चन है, विमा में ऊपरी सीमा तथा निचली सीमा को अंतर को क्या कहते हैं? ऊपरी सीमा का मतलब दोस्तों होता है हाई लिमिट, तो हाई लिमिट, और निचली सीमा को कहते हैं लो लिमिट, लो लिमिट। और अंतर इसमें लिखा है तो इसलिए अंतर इसमें लिखा हुआ है दोस्तों, अंतर इसमें इसमें अंतर लिखा हुआ है तो अंतर, तो अंतर का मतलब होता है माइनस। तो हाई लिमिट और लो लिमिट के अंतर को हम टॉलरेंस कहते हैं दोस्तों, टॉलरेंस। तो इसका आंसर हो जाएगा टॉलरेंस, लिखा होगा यहीं कहीं इसमें, अभी मैं बता देता हूँ आपको। टॉलरेंस लिखा होगा, ये देखिए नीचे आंसर है, टॉलरेंस लिखा हुआ है, तो इसका आंसर टॉलरेंस बिल्कुल सही। हाई लिमिट और लो लिमिट के अंतर को हम टॉलरेंस कहते हैं। इसमें एक अगला क्वेश्चन दिया है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये ज़्यादातर जो फिटर की किताब है उसमें कहीं कहीं पे दिया रहता है, किसी किताब में नहीं भी दिया रहता है। स्पीड रेशियो ऑफ द वर्म गेयर। दोस्तों एक वर्म गेयर हमें बनाना पड़ेगा। इसमें इस तरीके से एक वर्म रहता है जिसमें ये इधर से फंसा रहता है, इसमें थ्रेड बनी होती है, और इसमें एक गियर क्या होता है ऊपर से ऐसे 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 एक मैच करता है, तो मैच करता है इसमें दोस्तों, तो वर्म गियर मैच करता है। तो इसमें हमें स्पीड रेशियो निकालना है। तो स्पीड रेशियो हमेशा ध्यान रखना, स्पीड का जो अनुपात होता है वो बटे में आता है। तो इसमें देखिए, इसमें गुणा वाला आंसर जो है, ये जो गुणा वाला आंसर है बटे में आता है रेशियो। ये आंसर जो सी है और डी है ये गलत हो जाएंगे दोनों आंसर, क्योंकि हमेशा अनुपात वाली बात चल रही है, रेशियो वाली बात चल रही है। इधर देखिए रेशियो लिखा है, तो ये बटे में आएंगे, तो दो आंसर हो सकते हैं ऊपर वाले। अब इसमें देखिए स्पीड का हम रेशियो निकालना है हमें, हम देखते हैं एन जी जो है नंबर ऑफ द टीथ ऑफ गियर, गियर के टीथ जो है वो एन जी हैं, और जो वर्म गियर का है इसका जो है टीथ है वो एन डब्ल्यू है। तो हमेशा ध्यान रखना, ठीक है, इसमें दांते की संख्या इसमें नीचे दी गई है, तो हमेशा ध्यान रखना है रेशियो हम छोटी संख्या को ऊपर लिखते हैं और बड़ी संख्या को नीचे लिखा जाता है, हमेशा ध्यान रखना है। तो छोटी संख्या क्या है, हमारा जो वर्म गियर होता है ये छोटा होता है, और जो वर्म होता है ये बड़ा होता है। तो छोटा हो गया एन जी, इसलिए हम एन जी को ऊपर लिखेंगे, और वर्म होता है बड़ा, वो एन डब्ल्यू, उसको हम नीचे लिखेंगे। तो दोस्तों हमारा पहला वाला आंसर एन जी अपॉन एन डब्ल्यू सही हो जाएगा। हमें ध्यान रखना रेशियो में छोटी संख्या ऊपर, बड़ी संख्या नीचे। केस हार्डनिंग की जाती है, तो दोस्तों केस हार्डनिंग का मतलब होता है उसके ऊपर कार्बन की मात्रा बढ़ाना। तो हम इसमें जो लो कार्बन स्टील होता है, लो कार्बन स्टील, ठीक है ना, माइल्ड स्टील बोलते हैं, एमएस बोलते हैं, तो इसमें कार्बन की कमी होती है, इसलिए कार्बन की मात्रा बढ़ाने के लिए केस हार्डनिंग की जाती है। तो ये नीचे जो लिखा हुआ है ये तो ब्रास है, इसमें होगा नहीं क्योंकि नॉन फेरस है, ब्रॉन्ज है, नॉन, इसमें होगा नहीं। कास्ट आयरन में कार्बन वैसी काफ़ी मात्रा में रहता है, तो ये माइल्ड स्टील जो होगा इसमें कार्बन कम होता है, इसलिए हम इसमें केस हार्डनिंग कर सकते हैं। निम्नलिखित में से किस प्रचालन में जिग का प्रयोग नहीं किया जाता है? प्रचालन मतलब होता है कोई काम, या किस काम में हम जिग का उपयोग नहीं करेंगे। तो जिग का उपयोग मैं बता देता हूँ, बोरिंग कार्य क्रिया में हम कर सकते हैं, क्योंकि बोरिंग कार्य क्रिया में हमारा टूल जो रहता है उसको गाइड करता है हमारा जिग। टर्निंग कार्य क्रिया में बता देता हूँ, ये रहता है लेथ रहता है। तो लेथ में हमारा क्या होता है, इस तरीके से हेड स्टॉक और टेल स्टॉक के बीच में हमारा जॉब बांधा जाता है इस तरीके से जॉब बांधा जाता है, तो ये हमारा जॉब घूमता है, ऐसे ऐसे टर्न करता है। तो जब इस पर जॉब टर्न करेगा तो इस तरीके से हमारा टर्निंग कार्य क्रिया में जिग का उपयोग नहीं होगा, इसलिए हमारा आंसर, दूसरा आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। ये हमारा जो टेपिंग होगा, ये चूड़ी काटते हैं, इसमें हमारा जॉब फिक्स रहता है। बोरिंग में भी जॉब फिक्स रहता है, हमारा जॉब घूमता नहीं है, ठीक है ना। और ड्रिलिंग में भी जॉब फिक्स रहता है। तो दोस्तों इससे हमें समझना है कि हमारा जॉब किस में फिक्स रहता है। तो जॉब हमारा 3 में फिक्स रहता है, टेपिंग में फिक्स रहता है, ड्रिलिंग में फिक्स रहता है, बोरिंग में फिक्स रहता है, लेकिन टर्निंग में हमारा जॉब घूमता है, इसलिए इसमें यही आंसर हमारा टर्निंग आंसर दोस्तों सही हो जाएगा बिल्कुल। टर्निंग आंसर में हम जिग का उपयोग नहीं करेंगे, तो ये हमारे 3 आंसर गलत हो जाएंगे और ये टर्निंग आंसर हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट 17वां क्वेश्चन है, व्हेन द टेपर शैंक ऑफ द ड्रिल इज लार्जर देन मशीन स्पिंडल डिवाइस होल्ड द ड्रिल। इसमें जो ड्रिल, टेपर शैंक ऑफ ड्रिल, इसमें आपको इसको समझना पड़ेगा। टेपर शैंक ऑफ ड्रिल मतलब ड्रिल की शेपर, टेपर शैंक जो है, जैसे मैं मशीन का एक स्पिंडल बना देता हूँ, ये मशीन का स्पिंडल का होल है बीचों बीच का, देखिए मैंने ये बना दिया मशीन का स्पिंडल। टेपर शैंक ड्रिल इज लार्जर देन द मशीन स्पिंडल। अब जो ड्रिल का जो शैंक है, ये शैंक जो है ये बड़ा है ड्रिल का, तो ये ड्रिल का जब ये शैंक बड़ा रहेगा तो इस होल में जाएगा नहीं, इस होल में नहीं जाएगा, तो इसके लिए सॉकेट आता है। सॉकेट कैसा होता है मैं बता देता हूँ। सॉकेट इस तरीके से रहता है, इसका ऊपर ऐसे रहता है और नीचे जाके इसका होल जो होता है ये बड़ा होता है, तो ये जो ये बड़ा वाला हिस्सा होगा इसमें लग जाएगा, बड़ा वाला हिस्सा में लग जाएगा, और जो ऊपर वाला छोटा हिस्सा था
वो इसमें जाके इसमें लग जाएगा। तो इस तरीके के जिस प्रकार पाइप का सॉकेट रहता है उसी तरीके से सॉकेट रहता है। एक हिस्सा बड़ा होता है तो बड़े में ड्रिल बन जाएगा, ऊपर वाला हिस्सा छोटा होगा तो स्पिंडल में बन जाएगा, तो इसे हम सॉकेट के नाम से जानते हैं। तो इसका आंसर हमारा सेकेंड आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन टेम्पलेट के लिए नहीं है? तो दोस्तों टेम्पलेट मार्किंग के लिए उपयोग की जाती है। जो जॉबों की संख्या बहुत अधिक होती है तो एक हम टेम्पलेट में डिजाइन सा बना लेते हैं। तो टेम्पलेट आप समझ गए, डिजाइन को बनाकर टेम्पलेट से हम हर एक जॉब पर मार्किंग करते हैं। तो ये जॉबों की संख्या अधिक होना चाहिए तभी हम उपयोग करेंगे, ये सस्ता होता है, ठीक है ना। तो हम देख लेते हैं कौन सा नहीं है, नहीं वाला बताना है। तो इसमें पहला ऑप्शन लिखा है यह जॉब बनाते समय प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना। दूसरा लिखा है इसमें टॉलरेंस के अनुसार जॉब की जांच की जाती है, ठीक है। भारी मात्रा के उत्पादन में प्रयोग किया जाता है, तो देखो दोस्तों इसमें से ये टिक कर देते हैं, भारी मात्रा में इसका उपयोग होता है। रफ सतह के लिए उपयोग होता है, ये भी आंसर सही है। अब ऊपर देख लेते हैं कौन सा आंसर इसका सही नहीं है। अब दो आंसर हमारे पास बने हैं, यह जॉब बनाते समय उपयोग की जाती है और टॉलरेंस के अनुसार जॉब होता है। तो दोस्तों ये जब भी हम किसी जॉब पर बनाया जाता है तभी हम टॉलरेंस के अनुसार जो जॉब बनाते समय उपयोग की जाती है। जब हम किसी जॉब पर मार्किंग करनी होती है तभी हम जो बनाया जाता है तभी हम टेम्पलेट का यूज करते हैं। तो इसका ये आंसर भी सही हो जाएगा, लेकिन हमें गलत वाला चाहिए। टॉलरेंस के अनुसार जॉब की जांच की जाती है, तो दोस्तों इसमें हम टेम्पलेट में जो होता है ये जांच नहीं कर सकते हैं, मार्किंग के लिए उपयोग किया जाता है, ठीक है ना। तो इसका ये आंसर नहीं आता, दूसरा आंसर इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है लेपिंग में अलाउंस कितना होता है? तो लेपिंग और टॉलरेंस, जो लेपिंग और होनिंग दो कारकिनियाँ होती हैं उनमें 0.01 mm माइक्रोमीटर की लिस्ट काउंट के बराबर जो होता है वो अलाउंस लिया जाता है, इसलिए चौथा आंसर इसका सही हो जाता है। ये एक प्रतीक बना हुआ है, इसमें एक चिन्ह बना हुआ है इस तरीके से। तो ये हेड बना हुआ है दोस्तों, ये हेड, तो ये होता है स्नैप हेड रिविट का होता है। तो हम इसमें स्नैप हेड रिविट आंसर, स्नैप हेड रिविट होती है जो ऐसे हाफ राउंड होती है उसे हम स्नैप हेड रिविट कहते हैं। तो देखिए इसमें दिया है स्नैप हेड के दो आंसर इसमें दिए हैं, देखिए साइड स्नैप हेड, शॉप स्नैप हेड, ओपन होल। तो देखिए दोस्तों इसमें शॉप स्नैप हेड जो होता है उसके बारे में मुझे ऐसा लगता है किताबों में नहीं दिया है। साइड स्नैप हेड होता है, एक तरफ से देखो ये चपटा भाग दिख रहा है आपको, ये चपटा दिख रहा है और दूसरी तरफ से ऐसे है, राउंड है, तो ये स्नैप हेड बोला जाएगा, इसको साइड स्नैप हेड ही बोलना चाहिए। काउंटर सिंक हेड रिविट, देखिए इसमें काउंटर सिंक हेड स्टेप दिया है, सॉरी आंसर गलत हो गया इसमें। साइड स्नैप हेड, तो इसमें ये लाइन खींची हुई है, ये लाइन खींची है, तो लाइन खींची है तो इसमें साइड स्नैप हेड नहीं होगा दोस्तों। यदि ये ऐसा बना होता, ऐसा, ध्यान नहीं दिया इसमें, अगर ऐसा सीधा बना होता तो ये साइड स्नैप हेड हो जाता। काउंटर सिंक रिविट, ठीक है दोस्तों, इसमें शॉप स्नैप हेड रिविट, और लास्ट दिया है ओपन होल रिविट। दोस्तों ओपन है, होल भी नहीं होगा। अब काउंटर सिंक जो रिविट होता है दोस्तों उसका साइन जो इसमें सही कर रहा है, काउंटर सिंक रिविट का साइन इस तरीके से नहीं होता है। काउंटर सिंक रिविट का साइन दोस्तों इस तरीके से होता है, मैं बना के दिखा दूँ, इस तरीके से होता है इसका ऊपर का हिस्सा। तो दोस्तों इसका साइड स्नैप हेड ही होना चाहिए, क्योंकि होता तो वैसे ऐसे लाइन खींची हुई है, तो इसलिए मेरे को पहला आंसर इसका सही लग रहा है। इसलिए 21 नंबर पे आ जाते हैं। जब एक प्लेट को दूसरी प्लेट के ऊपर रखकर दो रिवेटों द्वारा प्लेटों को एक दूसरे से जोड़ा जाता है तो इस जोड़ को क्या कहते हैं? एक प्लेट को दूसरी प्लेट के ऊपर रखकर दो रिवेटों द्वारा प्लेटों को एक दूसरे से जोड़ा जाता है। जैसे एक प्लेट है दोस्तों, ये एक प्लेट है, ये एक दूसरी प्लेट है, तो इसको रखा गया एक दूसरे के ऊपर और एक एक रिवेट ऐसी एक रिवेट लगा दी, तो इसमें सिंगल रिवेट लगी हुई है। तो इसमें हम देखिए पहला आंसर सिंगल रिवेटेड लेफ्ट जॉइंट। लेफ्ट जॉइंट हमने क्यों बोला? क्योंकि ये तर के ऊपर सीटें रखी हुई हैं, इसलिए इसका दो रिवेटें दी गई हैं, सॉरी गलत हो गया, एक रिवेट नहीं है, दो रिवेटें हैं। इसको मैं मिटा के दोबारा से आपको समझा देता हूँ। इसमें एक रिवेट नहीं है दोस्तों, इसमें दो रिवेटें हैं, तर के ऊपर रखा गया दोस्तों, तो ये लेफ्ट जॉइंट होगा, लेकिन दो रिवेटें लगी हुई हैं, एक दो रिवेटें लगाई गई हैं, इसमें दो रिवेटें लगाई गई हैं, तो इसमें हो जाएगा सिंगल, नहीं डबल रिवेटेड लेफ्ट जॉइंट। तो देखिए इसमें कहीं दिया है डबल रिवेटेड लेफ्ट जॉइंट, तो इसका दूसरा आंसर दोस्तों सही हो जाएगा। आपको रिवेटें के दो रिवेटें लगी हुई इसलिए डबल रिवेटेड होगा, एक रिवेट लगी होगी तो सिंगल रिवेटेड होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा डबल रिवेटेड। स्लिप इज अ टर्म एसोसिएट विथ, स्लिप जो होता है, स्लिपिंग दोस्तों किस में होती है? तो स्लिपिंग हमारे बेल्ट में होती है, तो दोस्तों इसका बेल्ट आंसर सही हो जाएगा। देखिए बेल्ट इसमें छिप गया है आंसर, इधर बेल्ट आंसर जो है हमारा बेल्ट आंसर बिल्कुल स्लिपिंग होती है बेल्ट में। इस बार अगला क्वेश्चन है टेपर्ड रोलर वेयरिंग इज,
जो हमारा टेपर रोलर बेयरिंग रहता है, तो ये टेपर रोलर बेयरिंग में जो हमारा केज होता है वो भी और रोलर हमारे टेपर में बने होते हैं, तो दोनों लोडों को ले लेते हैं। रेडियल लोड भी ले सकते हैं और एक्सियल लोड भी ले सकते हैं। तो दोस्तों इसका आंसर जो हो जाएगा, पहला आंसर इसका सही हो जाएगा, क्योंकि इस टेपर में रोलर रहता है, इस तरीके से टेपर में रोलर होता है, तो इस तरीके से टेपर में होता है, तो ये हमारा रेडियल लोड भी ले लेता है प्लस टेपर वाला लोड भी ले लेता है। तो रेडियल घुमावदार एवं एक्सियल दोनों लोड ले सकता है। इसको लिखा है न्यूट्रल फ्लेम इज यूज्ड फॉर, 3 प्रकार की फ्लेम होती हैं दोस्तों, कार्बोडाइजिंग, ऑक्सीडाइजिंग और न्यूट्रल फ्लेम। तो न्यूट्रल फ्लेम का मतलब होता है उदासीन, अर्थात एक किसी से कार्य क्रिया नहीं करती है, तो साधारण कार्य के लिए हम न्यूट्रल फ्लेम का यूज करते हैं। तो इसका आंसर दोस्तों साधारण कार्य जो होता है वो स्टील होता है, इसलिए स्टील में हम इसका यूज कर सकते हैं। 1 माइक्रोन का मान क्या होता है? तो दोस्तों चारों आंसर दे दिए हैं वो एमएम में दिए हैं। तो दोस्तों एक चीज़ का हमें ध्यान रखना पड़ेगा, हमें माइक्रोन का ये सिंबल बनाया है, माइक्रोन से हमें एमएम में जाना है। तो दोस्तों हमें माइक्रोन से एमएम में जाना है, तो ये माइक्रोन जो होता है ये छोटा होता है, एमएम बड़ा होता है। तो ये हमने कई और बता चुके हैं, छोटे से बड़े में जाएंगे तो डिवाइड में आंसर आएगा। तो दोस्तों इसमें डिवाइड में आंसर ही दिए हैं सारे, लेकिन डिवाइड में क्या आएगा? तो 1/1000 एमएम होना चाहिए, क्योंकि 1000 का इसमें चलता है, 1000 गुना बड़ा होता है ये, तो 1/1000 एमएम इसका आंसर सही होता है। स्प्लिट पुली के 2, तो स्प्लिट पुली जो दोस्तों होती है इसमें 2 पुली हाफ राउंड शेप में पुली रहती है। एक पुली रहती है जो इस तरीके से ऊपर वाला हिस्सा रहता है, और एक पुली जो रहती है वो नीचे वाला हिस्सा रहता है, इसमें बीच में होल रहता है, इसमें हम शाफ्ट लगाते हैं। तो इसमें जो दोनों हिस्सों को जोड़ा जाता है, ये दोनों हिस्सों को जोड़ने के लिए काउंटर सिंक जो होता है, जो अंदर बोल्ट बैठ जाता है उसे काउंटर सिंक बोल्ट कहते हैं। तो इसका आंसर सेकंड आंसर हो जाएगा, क्योंकि जब हम कसते हैं तो वो बोल्ट अंदर बैठना चाहिए, ऊपर उभरा हुआ नहीं रहना चाहिए। तो इन दोनों पीसों को जोड़ा जाता है। अगला है स्विच ब्लॉक इज मेड ऑफ। स्विच ब्लॉक जो होता है जिसे हम फोर्जिंग शॉप में उपयोग करते हैं, ये दबाव शक्ति सहन करना चाहिए। तो दोस्तों फोर्जिंग ब्लॉक कास्ट आयरन का होता है, क्योंकि कास्ट आयरन दबाव शक्ति अधिक सहन कर लेता है। नीचे दिए कथन में गियर के लिए, इस पर गियर के लिए कौन सा कथन सही है? तो दोस्तों हमें बताना है मॉड्यूल। तो मॉड्यूल का सूत्र आपको याद रखना पड़ेगा। मॉड्यूल जो होता है, मॉड्यूल बराबर होता है पिच डाया PD अपन दांतों की संख्या। ये आपको फॉर्मूला दोस्तों याद रखना पड़ेगा। पिच डायमीटर PD, डी लिखना चाहिए हमें इधर, PD पिच डायमीटर बटे दांतों की संख्या। तो दोस्तों ये सीधे याद करो आप, मॉड्यूल बराबर पिच डायमीटर पिच व्यास बटे दांतों की संख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन है चेजर एक औजार है। चेजर किस प्रकार का औजार है? दोस्तों इसमें बता देता हूँ। चेजर जो होता है ये, इसमें जो आंसर सही कर रहा है ये आंसर गलत है इसका। चेजर जो होता है ये चूड़ी काटने में यूज होता है लेथ मशीन पर। तो दोस्तों इसका तीसरा आंसर सही हो जाएगा। जिससे हम चूड़ी काटते हैं इस तरीके से नोकदार औजार होता है, इस तरीके से लेथ मशीन पर लगा कर इससे इस तरीके की चूड़ी काटी जाती है, इसे चेजर कहते हैं। कटिंग एज एंगल ऑफ वाइडली यूज रफिंग टूल। तो इसमें दोस्तों इसमें रफिंग टूल के लिए कटिंग एज एंगल बता रहा है। तो जो कटिंग एज एंगल रहता है साधारणतः लगभग 55 डिग्री होता है। तो इसमें 55 डिग्री ऑप्शन में नहीं दिया है दोस्तों, तो इसलिए इसका 60 डिग्री आंसर इसका सही हो जाएगा। ड्रिलिंग इज मेड बाय, जो हमारा ड्रिल बना होता है वो किसका बना होता है दोस्तों? तो साधारणतः हमारा जो ड्रिल होता है वो हाई स्पीड स्टील का बना होता है, ताकि हमारा स्पीड में भी कम कर सके। तो इसमें हाई स्पीड स्टील का इसे बनाते हैं। इसके बाद बास्टार्ड फाइल के बारे में लिखा है। तो बास्टार्ड फाइल जो होती है ग्रेड होता है फाइल का। तो पहला ग्रेड जो होता है वो दोस्तों रफ होता है, दूसरे नंबर पे बास्टार्ड होता है, दूसरे नंबर पर बास्टार्ड होता है। तो बास्टार्ड जो होता है ये बास्टार्ड थोड़ा सा ज़्यादा मटेरियल काटता है। तो इसमें देखो दोस्तों, इसमें देखते हैं कौन सा आंसर मैच कर रहा है। ये उच्च परिष्करण और अधिक फिनिशिंग के लिए, पदार्थ के छोटे छोटे मात्रा में हटाने, नर्म कोने के, नर्म के लिए जो दिया है डी आंसर ये गलत हो जाएगा, क्योंकि इसके लिए जो नर्म के लिए रहता है इसमें हम रसपट फाइल का यूज करते हैं। छोटे छोटे कण हटाएगा नहीं है। तो पदार्थ को भारी मात्रा में जो रफ की है, साथ ही रफ के बाद ही बास्टार्ड आ जाता है, थोड़ा ज़्यादा मटेरियल हटाता है, इसलिए इसके सी आंसर जो है वो सही हो जाएगा। एंगल इंक्लूड बिटवीन द फ्लैंक ऑफ थ्रेड मेजर्ड इज एक्सियल प्लेन इज कॉल्ड। ठीक है, इसमें दिया है एंगल इंक्लूड बिटवीन द फ्लैंक और ऑफ अ थ्रेड। थ्रेड का जो फ्लैंक होता है, थ्रेड का फ्लैंक, तो मैं थ्रेड बना देता हूँ आपको। फ्लैंक किसे कहते हैं? इसे जो ऐसा रहता है जो तिरछे तिरछे रहते हैं इसे हम फ्लैंक कहते हैं दोस्तों। इसको फ्लैंक कहते हैं, जिसको मैं रेड काली कलर से निशान लगा दूँ, ये फ्लैंक होता है, काले कलर से जहाँ निशान बनाया। फ्लैंक ऑफ द थ्रेड मेजर्ड इज एंगल प्लेन, तो एक्सियल प्लेन। तो इसका एंगल हमें नापना है दोस्तों, इससे एंगल नापना ऐसे। तो इसका जो एंगल इधर से नापा जाता है, इधर से ऐसे एंगल नापना है हमें फ्लैंक का, तो इसे हम लीड एंगल कहते हैं। दोस्तों इसका लीड एंगल बिल्कुल सही आंसर हो जाए। यदि ऊपर ये ऐसे मिलेगा, ऊपर वाला एंगल नापेंगे तो ये थ्रेड एंगल हो जाएगा।
तो जो प्लेन के साथ ये एंगल नाप रहा है ऊपर की तरफ फ्लैंक का, इसे हम लीड एंगल कहते हैं। द एंगल हेलिकल गियर इन अ हेलिक्स एंगल, तो हेलिक्स एंगल जो रहता है हेलिकल गियर में, ठीक है ना, इन सिंगल हेलिकल गियर हेलिक्स एंगल। तो दोस्तों इसमें जो हेलिक्स एंगल होता है हेलिकल गियर में, तो इस प्रकार से हेलिकल गियर में ये होता है, तो इस तरीके से ऐसे ऐसे दांते कटे होते हैं। तो ये मुझे ऐसा लगता है ये 45 डिग्री इसका आंसर होना चाहिए हेलिक्स एंगल, पर इसमें 20 डिग्री सही कर रहा है, तो मुझे ऐसा लगता है इसका आंसर 35 से 50 डिग्री आंसर सही होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शाफ्ट के बाहरी व्यास की जांच करने वाला गेज है। कोई शाफ्ट है, ये शाफ्ट समझ लीजिए, इसका हमें बाहरी व्यास चेक करना है, ये बाहरी डेप्थ गैस चेक करना है। तो किसी भी गेज को हमें ऐसा गोल खोखला बनाना पड़ेगा, तभी तो ये खोखला वाला भाग, बीच वाला भाग, ये बीच वाला जो भाग है इसके बीच में शाफ्ट जाएगी, ये शाफ्ट के ऊपर ऐसे गोल गोल आ जाएगा, ये गोल गोल आ जाएगा, तो ये शाफ्ट का व्यास को चेक कर देगा। तो ये गोल बनाना पड़ेगा हमें, खोखला रिंग की तरह खोखला बनाना पड़ेगा, तो इसे हम रिंग गेज कहते हैं। तो दोस्तों इसका सेकेंड आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। निम्न में से किस पदार्थ से लेप नहीं बनाए जाते हैं, नहीं सॉरी, निम्नलिखित में से किस पदार्थ से लेप नहीं बनाए जाते हैं। तो लेप के बारे में हमें बताना है। लेप जो होता है पेस्ट होता है, ठीक है, लेप कर सकते हैं जिसको, तो हम ब्रास की कोटिंग कर सकते हैं, कास्ट आयरन पे लेप कर सकते हैं, लेड का लेप कर सकते हैं, लेदर होता है चमड़ा, इस पर लेप नहीं कर सकते हैं, तो इसका ये आंसर सही हो जाएगा। इसके बाद लेथ मशीन में कौन सा स्क्रू थ्रेड का उपयोग गति के स्थानांतरण के लिए होता है। तो दोस्तों हमारा गति को स्थानांतर वही कर सकता है जो हमारा थ्रेड जो है मजबूत होगा, तो इसमें एक्मी या स्क्वायर थ्रेड होना चाहिए आंसर। तो दोस्तों इसमें स्क्वायर थ्रेड तो है नहीं, इसलिए इसका एक्मी थ्रेड जो होता है थोड़ा मजबूत थ्रेड होता है, तो ये पावर को ट्रांसमिट कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस्पात निर्माण की डुप्लेक्स प्रक्रम संयोजन क्या होता है। तो डुप्लेक्स प्रक्रम संयोजन होता है, ये डुप्लेक्स विधि होती है। इसमें क्या होता है, डुप्लेक्स मतलब डबल होता है, तो इसमें क्या होता है, दो बेशेमर भट्टी होती हैं। तो इसमें देखिए पहला आंसर ही सही हो रहा है, क्षारीय बेशेमर, इसमें लिखा है ना क्षारीय बेशेमर एवं बेसिक खुली भट्टी प्रक्रम, देखिए डुप्लेक्स हो रहा है, ठीक है, क्षारीय बेशेमर एवं बेसिक खुली भट्टी प्रक्रम, क्षारीय बेशेमर एवं क्षारीय। तो इसमें क्षारीय दोनों जगह नहीं रहेगा दोस्तों, क्षारीय नहीं रहेगा दो जगह, एक ही जगह रहना चाहिए क्षारीय, इसलिए पहला आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ये प्रोसेस ड्यू आफ्टर ड्रिलिंग और बोरिंग फॉर स्मूथिंग। किसी भी ड्रिल में जब हम कहीं होल में ड्रिलिंग कर लेते हैं, किसी जॉब में से ड्रिलिंग कर लेते हैं, ठीक है ना, ड्रिलिंग कर लेते हैं तो ये होल रह जाता है, तो ये होल जो रहता है इसमें फिनिशिंग करना पड़ती है। तो ये फिनिशिंग करने के लिए रीमर आता है, तो इस रीमर से इस होल में ड्रिलिंग कर लेते हैं। तो ये इसका आंसर रीमर हो जाएगा, क्योंकि होल रफ रहता है, तो रीमर से सही हो जाएगा। एक बंकन यंत्र का प्रयोग करते हैं, बंकन का मतलब होता है बेंडिंग, यहाँ पर लिखा हुआ है इसमें बेंडिंग। तो बेंडिंग से क्या करते हैं, एक धातु की बेलनाकार चीज़ों को, तो कोई ये सीट रहती है, जो सीट सीधी रहती है, तो उस सीट को हम इस तरीके से मोड़ सकते हैं, मोड़ कर कोई भी ऐसा सिलेंड्रिकल मोड़ के कोई सिलेंड्रिकल पार्ट बना सकते हैं, बेंडिंग क्रिया होती है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एंटी फ्रिक्शनल बेयरिंग। तो एंटी फ्रिक्शनल बेयरिंग हमें पहचानना है जिसमें घर्षण नहीं होता है। तो पहले नंबर पर जो दिया है ये बुश बेयरिंग दिया है, गलत हो जाएगा। पेडिस्टल बेयरिंग ये भी गलत हो जाएगा। कॉलर बेयरिंग, ये सारी जो बेयरिंग दिए हैं बुश बेयरिंग दिए हैं, तो बुश बेयरिंग में घर्षण होता है, लेकिन नीडल बेयरिंग में घर्षण नहीं होता है, तो ये एंटी फ्रिक्शनल बेयरिंग होता है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ रिबिट। तो जो रिबिट को फॉलो नहीं करता है, या रिबिट नॉट टाइप ऑफ मतलब रिबिट का प्रकार नहीं है। तो दोस्तों इसमें हमें बताना है रिबिट का प्रकार नहीं है। स्ट्रक्चरल कार्य के लिए होती है फ्लैटर रिबिट, ये तो प्रकार है। बॉयलर रिबिट भी होता है, स्नैपेट रिबिट होता है, ऐसे चपटा रहता है। ये स्ट्रक्चर वाला रिबिट जो होता है ये चपटा वाला रहता है, ऊपर से चपटा होता है, ठीक है। इसके बाद पान हेड रिबिट लिखा है, पान हेड रिबिट इस तरीके का रहता है, पान हेड रिबिट, ठीक है ना। तो ये लार्ज रिबिट लंबाई के हिसाब से कोई रिबिट नहीं, इसलिए इसका ये आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। तेल के बहने के गुण को क्या कहते हैं। तो दोस्तों ये आपको याद रखना है, उसे विस्कोसिटी कहते हैं। जो तेल के बहने का गुण होता है उसे हम विस्कोसिटी कहते हैं। तो इसका आंसर बिल्कुल डी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद एक अगला क्वेश्चन है, एक छिद्र और शाफ्ट की विमाएँ दी गई हैं। ये दो हमें डायमेंशन दी गई हैं, एक डायमेंशन छिद्र की दी गई है और एक शाफ्ट की दी गई है।
इसमें हमें टॉलरेंस बतानी है कि दोनों में टॉलरेंस कितना होगा, हमें दोनों का टॉलरेंस निकालना है अलग अलग, छिद्र का अलग निकालना है और होल का अलग निकालना है। तो अलग से लगाना है, इसको इकट्ठा नहीं लगाना। पहले इसको बता देता हूँ। टॉलरेंस का सूत्र है हाई लिमिट माइनस लो लिमिट। तो जो छिद्र की हाई लिमिट होगी वो हो जाएगी 50.25, हमने जोड़ दिया ऊपर का, और लो लिमिट में नीचे 0.0 दिया है तो ये 50 ही हो जाएगी। तो 50.00 इसको हम घटाएंगे तो हमारा 0.25 आ जाएगा। अब दोस्तों इसमें एक से ही हम आंसर निकाल सकते हैं। जो दूसरा आंसर दिया है इसमें एक जगह ही दिया है 0.25, पहले वाले में आगे नहीं दिया है, दूसरे में नहीं दिया, तीसरे में दिया, तो इसमें हमारा दूसरा आंसर सही हो जाएगा। हम दूसरों को भी इसी तरीके से कर सकते हैं। पहले हम हाई लिमिट निकालेंगे ऊपर वाली और नीचे वाली लो लिमिट, उन दोनों को माइनस कर देंगे तो इससे हमारा दूसरा आंसर निकल आएगा। ठीक है, हाई लिमिट माइनस लो लिमिट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मेटल यूज्ड इन बिट्स ऑफ सोल्डर आयरन। सोल्डर आयरन जो होता है जिसमें हम सोल्डर को पिघलाते हैं तो उसका आगे वाला जो हिस्सा होता है वो कॉपर का बनाया जाता है। दोस्तों मैं एक सोल्डर आयरन बना के दिखा देता हूँ इस तरीके से। इधर एक बिट रहता है, ये जो बिट रहता है ये जो होता है ये सोल्डर को पिघलाता है। तो इस बिट को हम कॉपर से बनाते हैं क्योंकि ये हीट को जल्दी से लेकर जल्दी से सोल्डर को दे देता है। कॉपर में एक प्रॉपर्टी रहती है। फ्लक्स के यूज्ड इन सोल्डरिंग, हमें सोल्डरिंग में किस फ्लक्स का उपयोग करते हैं तो इसका नाम आपको याद रखना पड़ेगा। जिंक क्लोराइड जो होता है सोल्डरिंग के लिए फ्लक्स होता है। ब्रेजिंग के लिए दोस्तों बोरेक्स होता है। ठीक है, लेथ का विवरण दिया जाता है। दोस्तों जो लेथ रहती है अभी मैंने चित्र बना के दिखाया था, लेथ इस तरीके से हेड स्टॉक रहता है लेफ्ट की तरफ और राइट की तरफ टेल स्टॉक रहता है। इसमें इधर मोटर वगैरह लगे रहते हैं। तो इसमें जो जॉब होता है बीच में ऐसे बनता है। तो जॉब को जो लिया जाता है इसको, इसका जो मशीन को लिया जाता है, इसमें जो बेस रहता है सर ये कास्ट आयरन का बेस होता है। तो इसमें जो हमारा जॉब रहता है ये ऊंचाई हमें पता होना चाहिए एक लेथ मशीन की। दूसरी है सेंटर टू सेंटर बीच की दूरी हमें मालूम होना चाहिए। इससे क्या होता है हम कितना मोटा जॉब इसमें घुमा सकते हैं ये पता चल जाएगा और कितना लंबा जॉब घुमा सकते हैं। तो इसी तरीके से हम लेथ मशीन को स्पेसिफाइड करते हैं। तो दोस्तों इसका आंसर ए हो जाएगा स्विंग। स्विंग का मतलब कितनी गुलाई हम इसमें घुमा सकते हैं और कितना लंबा जॉब बांध सकते हैं सेंटर टू सेंटर बीच की दूरी। तो दोस्तों इसका आंसर ए बिल्कुल सही मैच कर रहा है। धात्विक इलेक्ट्रोड की लेपिंग का जो फैक्टर होता है, जो हम इलेक्ट्रोड बना के आपको दिखा देते हैं दोस्तों, इस तरीके से हमारा इलेक्ट्रोड रहता है। ठीक है, इसके ऊपर हम लेपिंग कर देते हैं। इसके ऊपर लेपिंग रहती है, ऐसे कोटिंग रहती है, ऊपर से ऐसी कोटिंग रहती है, पूरे में कोटिंग नहीं रहती। इधर पे कुछ छूटा हुआ हिस्सा रहता है, इसमें हम इलेक्ट्रोड में पकड़ते हैं। इसे स्टेबल एंड कहते हैं। इसे करंट जाता है जहाँ से ये नंगा भाग दिख रहा है। इसके बाद अब इसका कोटिंग व्यास निकालना है तो हमें कोटिंग व्यास का फैक्टर निकालना है। तो इसके दो डाया हो गए दोस्तों, एक हो गया कोर वायर का और एक हो गया बड़ा वाला। दो डाया हमारे पास हो गए, एक हो गया कोटिंग वाला व्यास और एक हो गया अंदर वाला व्यास। तो इसका फैक्टर निकालने के लिए बड़ा डाया हम ऊपर लिखते हैं तो कैपिटल डी बटे स्मॉल डी। कोटेड व्यास दोस्तों, कोटेड व्यास बटे कोर वायर का व्यास, अंदर का जो व्यास होता है कोर वायर का। दोस्तों इसका ये आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। दिए गए इसमें एक साइज दिया है दोस्तों, इसमें साइज दिया है 50H6S7F6। तो इसमें ये पूछा रहा है 6 क्या दर्शा रहा है। तो आपको ये देखना पड़ेगा कि जो कैपिटल अक्षर होता है, जो ये कैपिटल अक्षर होता है ये होल दिखाता है, और जो स्मॉल अक्षर होता है ये स्मॉल अक्षर ये शाफ्ट दिखाता है, ये शाफ्ट दिखाता है। तो दोस्तों इसमें एक क्वेश्चन आप याद करें, कैपिटल अक्षर होल होता है और स्मॉल अक्षर शाफ्ट होता है। तो 6 के बारे में, तो 6 किसके साथ लगा है, 6 लगा है स्मॉल एफ के साथ, 6 लगा है स्मॉल एफ के साथ। तो ये स्मॉल अक्षर है, स्मॉल एफ है, ये शाफ्ट दिखाएगा। तो इसका आंसर ये आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी धनात्मक चालक है। धनात्मक चालक का मतलब होता है पॉजिटिव ड्राइव। तो इसमें हमारा गियर ड्राइव और चेन ड्राइव होता है, पॉजिटिव ड्राइव रहता है। तो इसमें गियर ड्राइव ऑप्शन में कहीं है नहीं, इसलिए इसका आंसर चेन ड्राइव हो जाएगा। बॉल बेयरिंग में केज लगाया जाता है। तो बॉल बेयरिंग में केज लगाने का क्या कार्य होता है ये हमें बताना है। तो बॉल बेयरिंग में केज लगाया जाता है। दोस्तों बॉल बेयरिंग जो रहता है इसमें मैं थोड़ा चित्र बना के दिखा देता हूँ। ये आउटर रेस रहता है, एक इनर रेस रहता है और ये आउटर रेस रहता है। तो इसमें वॉल्स ऐसे लगे होते हैं। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से वॉल्स लगे होते हैं, वॉल्स इस तरीके से इसमें लगे होते हैं आउटर रेस के इधर। तो ये वॉल्स हुई एक दूसरे टकरा ना जाए, इसलिए इसमें क्या लगाया जाता है दोस्तों, इसमें इस प्रकार से एक जाली सी लगा देते हैं। इसे हम केज कहते हैं। जिस प्रकार से मैं इधर लगा रहा हूँ ये आउटर रेस मीटर ऐसे लगा। तो ये वॉल्स को अलग अलग रखता है। बॉल्स को दूरी रखने के लिए हम बीच में जाली सी लगा देते हैं। तो इस प्रकार से हमारा बॉल को एक दूसरे से निश्चित दूरी पर रखने के लिए इसका दूसरा आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऐसी प्रक्रिया जिसमें जॉब के तेज किनारों को समाप्त किया जाता है। तेज किनारों को कैसे समाप्त करते हैं तो दोस्तों इसको मैं बना के दिखा देता हूँ। जिस प्रकार से ऐसा कॉर्नर वाला हमारा जॉब है तो ये तेज किनारे रहते हैं, ये कॉर्नर है, जैसे मैं काले रंग से बता दिया कॉर्नर है। तो इस कॉर्नर को हमें समाप्त करना है तो इसको चैम्फर कर देते हैं, ऐसे घिस देते हैं हल्का सा 30 डिग्री पे। तो ये चैम्फर हो जाता है, तिरछा हो जाता है।
इसलिए चैम्फरिंग कार्य क्रिया इस पर की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, ड्रिलिंग जिग की बुश बनाई जाती है। तो दोस्तों जो जिग होता है, जिग में टूल को गाइड करने के लिए बुश लगाया जाता है। तो बुश थोड़ा हार्ड मटेरियल का होना चाहिए। जैसे ये जिग प्लेट है और इसमें बीच में हमें बुश लगाना है, ये टूल को गाइड करेगा कहीं से। तो ये बुश जो है टूल हार्ड मटेरियल का होता है, तो टूल को गाइड करने के लिए जो बुशिंग होती है इसे भी हार्ड मटेरियल का होना चाहिए। तो दोस्तों इसमें जो होता है कार्बन स्टील थोड़ा हार्ड रहता है, कार्बन स्टील हार्ड होता है, या टूल स्टील, आप इसका आंसर टूल स्टील भी लगा सकते हो। ठीक है, तो टूल स्टील आंसर इसका सही हो जाएगा, या कार्बन स्टील सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लघु कार्बन लो कार्बन स्टील के लिए फोर्जिंग में उपयुक्त तापमान होता है। तो दोस्तों माइल्ड स्टील जो होता है, माइल्ड स्टील, तो माइल्ड स्टील के लिए जो हमारा फोर्जिंग टेम्परेचर होता है वो 700 डिग्री सी से 1300 डिग्री सी होता है। तो इसमें से दिया जाता है, तो अब इसमें दोस्तों 700 भी दिया, 1300 भी दिया है, लेकिन होता है 700 से 1300। तो 700 से 1300 तक होता है, तो इसमें दोस्तों 1300 आप सही कर सकते हैं। यदि 700 भी सही कर सकते हैं, लेकिन 700 लोअर क्रिटिकल होता है, 700 पे ही गर्म होना स्टार्ट होता है, तो 1300 इसका, इसलिए हमें 1300 लगाना पड़ेगा। चिल्ड कास्ट आयरन किसे कहते हैं? तो दोस्तों हमें चिल्ड से समझना पड़ेगा। चिल्ड का मतलब होता है कास्ट आयरन को गर्म करके एकदम ठंडा कर देते हैं। चिल्ड से आप समझेंगे तो एकदम ठंडा करेंगे तभी हमें चिल्ड कास्ट आयरन दोस्तों मिलेगा। तो इसमें लिखा होगा कहीं ना कहीं द्रुत सीमित, ये चौथे ऑप्शन में लिखा है दोस्तों, द्रुत सीमित। द्रुत सीमित का मतलब होता है जल्दी ठंडा करना, तो ये द्रुत सीमित से हम समझेंगे चिल मतलब जल्दी ठंडा करने, तो इसलिए इसका डी आंसर हो जाएगा। एल्युमिनियम तथा उसी मिश्र एलॉय की मशीनें में कौन सा कूलेंट प्रयोग करते हैं? जैसे कोई जॉब जो हमारा एल्युमिनियम का है, तो एल्युमिनियम को ठंडा करने के लिए हम केरोसिन का उपयोग या मिट्टी के तेल का उपयोग करते हैं। या एल्युमिनियम का कोई एलॉय है तो भी उसमें एल्युमिनियम ही रहेगा, इसलिए हम इसमें केरोसिन या मिट्टी के तेल का उपयोग करते हैं। ऑक्सी एसिलिन वेल्डिंग गैस का दाब सिलेंडर से निकलने पर कम हो जाता है, किसके प्रयोग से? तो दोस्तों इसमें हम किसके प्रयोग से प्रेशर को कम कर सकते हैं? तो प्रेशर को कम करना और बड़ा करना रेगुलेट कहना कहलाता है। तो ये दोस्तों रेगुलेटर से कम हो जाएगा। रेगुलेट करना मतलब प्रेशर को कम या अधिक करना। लेपिंग प्रक्रिया में ग्रीज एक एब्रेसिव होता है, ठीक है ना। तो लेपिंग क्रिया होती है, इसमें एक पेस्ट लगाना पड़ता है जो हमारे जॉब को चमकाता है। तो इस पेस्ट को क्रोमियम ऑक्साइड का आप यूज कर सकते हो, क्रोमियम ऑक्साइड उसमें होता है, इसको दोस्त नोट कर सकते हो, किताबों में नहीं दिया है इसमें। इसके बाद दोस्तों ये दिया है फोर हैंड वेल्डिंग, द वेल्डिंग इज मेड, ठीक है ना। तो फोर हैंड वेल्डिंग, ठीक है ना, इसमें लिखा है दोस्तों फोर हैंड वेल्डिंग। तो दो वेल्डिंग होती है दोस्तों, एक वेल्डिंग होती है जो राइट हिस्से से राइट टू लेफ्ट होती है, और एक वेल्डिंग होती है लेफ्ट टू राइट। तो दोस्तों इसमें फोर हैंड वेल्डिंग जो होती है वो राइट टू लेफ्ट होती है, इसे हम फोर हैंड वेल्डिंग कहते हैं। जो राइट टू लेफ्ट होती है इसे हम फोर हैंड वेल्डिंग कहते हैं। तो इसमें दोस्तों याद रखना है राइट टू लेफ्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन होता है, एलॉय ऑफ कॉपर एंड टिन आर नोन एज। कॉपर और टिन को मिलाया जाएगा, तो दोस्तों इसको आपको याद करना है Cu+Sn, कॉपर प्लस टिन, इससे हमारा बनता है कांसा, और कांसा को हम ब्रोंज कहते हैं। तो इसका आंसर ब्रोंज हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नोडुलर कास्ट आयरन, नोडुलर कास्ट आयरन उत्पन्न होता है। नोडुलर कास्ट आयरन किससे उत्पन्न होता है? नोडुलर कास्ट आयरन कैसे हम उत्पन्न कर सकते हैं? इसमें नोडुलर मतलब ग्रेन्स रहते हैं छोटे छोटे, तो ये ग्रेन्स रहते हैं नोडुलर कास्ट आयरन में। तो पिघली ढलवल में मैग्नीशियम मिलाना है, निकल मिलाना, तो ये आंसर गलत हो जाएगा, मैग्नीशियम ही मिलाना हमारा आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेरिक बोन गियर प्रयोग में लाए जाते हैं। तो दोस्तों इसका क्वेश्चन मैं गियर बना के दिखा देता हूँ। इसमें इस प्रकार के दांते होते हैं, हेलिकल के डबल हेलिकल दांते रहते हैं पूरी परिधि पर। तो इस प्रकार से जब डबल दांते रहते हैं इसमें दोस्तों, डबल दांते होते हैं, इसमें हैवी लोड पर यूज होता है, हैवी लोड पर दोस्तों यूज होता है, इसलिए इसका उपयोग हैवी लोड पर यूज करते हैं इसमें, क्योंकि डबल दांते दोनों तरफ मुड़े हुए बने रहते हैं। इसमें सिंगल हेलिकल भी होता है एक डबल, तो डबल हेलिकल को हम, जो डबल हेलिकल होता है इसको हम हेरिक बोन गियर कहते हैं। तो इसको हैवी लोड पर यूज करते हैं। स्टील पार्ट पर क्रोमियम की परत चढ़ाने की क्रिया को क्या कहते हैं दोस्तों? तो इसमें मैं ऐसा करके थोड़ा दिखा देता हूँ कि कौन कौन सा नहीं होगा। कैलेंडिंग में एल्यूमिनियम पाउडर रहता है, स्प्रेइंग करते मेटल की कैलोराइजिंग रखता है, एल्यूमिनियम का पेस्ट रहता है। तो ये सीमेंटेशन जो होता है इसमें क्रोमियम की परत चढ़ाई जाती है, इसमें सीमेंटेशन हमारा सही आंसर हो जाएगा। मटेरियल आफ्टर कोल्ड वर्किंग आर सब्जेक्टेड टू फॉलोइंग प्रोसेस टू रिसीव स्ट्रेस। मटेरियल आफ्टर कोल्ड वर्किंग हमें करना है और स्ट्रेस को ख़त्म करना है। देखिए इसमें क्वेश्चन समझिए, रिलीव स्ट्रेस,
ठंडी अवस्था में जब हम कोई काम करते हैं तो किसी जॉब में स्ट्रेस या तनाव आ जाता है, तो उसको दूर करने के लिए दोस्तों आप जानते हो इसमें हमें कोल्ड वर्किंग करने के बाद स्ट्रेस आ गया तो स्ट्रेस आने के बाद होती है नॉर्मलाइजिंग क्रिया होती है दोस्तों। तो इसमें देखिए, इसमें दोस्तों अनिलिंग दिया है, मटेरियल आफ्टर कोल्ड वर्किंग आर सब्जेक्ट टू फ्लोविंग प्रोसेस टू रिलीव स्ट्रेस। दोस्तों इसका आंसर नॉर्मलाइजिंग होना चाहिए, इसमें अनिलिंग कर रहा है सही, इसका आंसर नॉर्मलाइजिंग ही होगा। स्ट्रेस को ख़त्म करने के लिए नॉर्मलाइजिंग क्रिया होती है। दो पाइपों को किस कोण पर जोड़ने के लिए एल्बो का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों एल्बो जो रहता है इस तरीके से रहता है, इसमें 90 डिग्री पर जोड़ा जाता है, तो ये 90 डिग्री हमारा आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। की के बारे में सही कथन नहीं है दोस्तों, की के बारे में हमें सही कथन बताना है। की जो रहता है, की इस तरीके का रहता है, इसमें चाबी लगाई जाती है, तो चाबी जो लगाई जाती है चाबी निकल भी जाती है, लग भी जाती है, इसलिए एक प्रकार का इसमें नहीं लिखा है तो हमें पहले ही दिख गया। यह स्थायी बंधन है दोस्तों, ये परमानेंट जोड़ नहीं होता है, ये अस्थायी होता है, टेम्परेरी होता है, तो ये नहीं है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा स्थायी बंधन वाला क्वेश्चन हो जाएगा। ड्रिल का 1 नंबर का साइज यह होता है दोस्तों, 1 नंबर से 80 नंबर तक के ड्रिल साइज पाए जाते हैं दोस्तों। तो ये हमें 1 नंबर का साइज याद करना है और 80 नंबर का साइज भी याद करना है दोस्तों। तो 1 नंबर और 80 नंबर का साइज हम दोस्तों हमें याद करना पड़ेगा। तो 1 नंबर का साइज जो होता है 0.228 इंच होता है। यदि हमें इंच को mm में बनाना पड़ेगा तो इंच mm में बनाने के लिए इसका साइज हो जाएगा 0.570 या 1 कह सकते हैं, 0.571 mm हो जाएगा। तो दोस्तों 1 नंबर का साइज इस तरीके से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बोराइजिंग ज्वाला में होता है। हमें ये बताना है कि जो कार्बोराइजिंग फ्लेम होता है इसमें कितने भाग होते हैं। तो कार्बोराइजिंग ज्वाला जो होती है इसमें 3 भाग रहते हैं दोस्तों। मैं नोजल से बना के दिखा देता हूँ। ये एक इस बाहर वाला रहता है, इसे फ्लेम की लंबाई कहते हैं, एक बीच में रहता है ऐसे, और एक इसके अंदर रहता है बीच में ऐसे। तो ये 3 भाग होते हैं, इसके 3 कोण होते हैं, इनर कोण, मीडियम कोण, मध्य कोण बोला जाता है इसको आउटर कोण बोला जाता है। इसका फ्लेम का जो टेम्परेचर, मध्य वाले भाग का टेम्परेचर सबसे अधिक होता है। तो इसका टुकड़ों का पूछा था, तो इसका ये आंसर जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वर्टिकल कंटेनर के बॉडी से निचले सिरे को जोड़ने के लिए, इसमें देखिए इसमें एक ऊपर से सीट आ रही है ऐसे और एक निचला सिरा है, ये निचला सिरा है, तो इन दोनों को इधर जोड़ना है। तो इन दोनों को ऐसे जोड़ना है, वर्टिकल से हॉरिजॉन्टल को। 2 सीटें हैं, एक ऊपर की सीट है और एक दोस्तों नीचे की सीट है, दोनों सीटों को हमें जोड़ना है। तो इसमें हम सिंगल सीम का यूज करेंगे। तो दोस्तों इसमें सिंगल सीम देख लेते हैं, कहीं आंसर है, हाँ ये सिंगल सीम दिया है, ये सिंगल सीम इसका आंसर हो जाएगा। एक रिवेट जोड़ में रिवेट का अपरूपण उत्पन्न होता है, मतलब अपरूपण मतलब होता है त्रुटि। तो रिवेट जोड़ में रिवेट में त्रुटि कैसे उत्पन्न होती है? रिवेट का अपरूपण, रिवेट में त्रुटि उत्पन्न होना। तो दोस्तों जब कोई जॉब होता है, इसमें जो होल होता है, अगर इस होल से हम रिवेट मोटी डालेंगे, इसमें ऐसे रिवेट मोटी डालेंगे तो वो रिवेट इसी होल के अंदर जाएगी नहीं। हम ज़बरदस्ती उस पर हैमर से ठोकरा लगाएंगे ऐसे हैमर से, तो ये रिवेट क्या है, हमारी त्रुटि उत्पन्न हो जाएगी। तो इसमें रिवेट का व्यास प्लेट की मोटाई से अधिक होने से ये हमारा रिवेट जो है ख़राब होने लगेगा, इसलिए रिवेट में अपरूपण उत्पन्न हो जाएगा। ए रिवेट इज स्पेसिफाइड बाय, जो रिवेट को, ये रिवेट होता है, रिवेट को हम कैसे स्पेसिफाइड कहते हैं? तो रिवेट का साइज के सेंक के व्यास से लिया जाता है। जो रिवेट का ये हेड हो गया, ये सेंक हो गया, तो ये जो सेंक रहता है, सेंक के व्यास से हम रिवेट को स्पेसिफाइड करते हैं। 2 मिलीमीटर की पिच वाली चूड़ी काटने के लिए चेजर गियर अनुपात ज्ञात कीजिए। तो लीड स्क्रू पे 6 mm। दोस्तों ये बहुत ही क्वेश्चन है, अच्छा है, हमें गियर रेशियो निकालना है। तो गियर रेशियो का सूत्र होता है ड्राइवर अपॉन ड्रिवन। तो ड्राइवर अपॉन ड्रिवन बराबर याद करना पड़ेगा आपको, कार का पिच बटे लीड स्क्रू का पिच। ये क्वेश्चन, ये आपको फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, ड्राइवर अपॉन ड्रिवन बराबर होता है कार का पिच बटे लीड स्क्रू का पिच। तो दोस्तों ये हम फॉर्मूला आपने लिख लिया होगा, ये फॉर्मूला लिख लिया होगा, अब मैं बता देता हूँ। कार का पिच क्या है? तो दोस्तों इसमें जो कार का पिच है 2 mm, तो 2 mm हम ऊपर रख देंगे, और लीड स्क्रू का पिच जो है वो 6 mm है, 6 mm नीचे रख देंगे। तो 6 mm से mm हट जाएगा, 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, 2 3 6। तो दोस्तों 1/3 आंसर आ जाएगा। तो इसका दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका 4th आंसर, डी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेथ मशीन के किस भाग में डेड सेंटर होता है? लेथ मशीन किस भाग में डेड सेंटर? तो दोस्तों अभी मैंने लेथ मशीन कई बार बना के दिखा दिया है। इधर इस तरीके का रहता है, तो ये इस तरीके से जो मोटर लगी रहती है, इधर मोटर वगैरह होती है, तो ये जो है ये घूमता है। ये जब घूमता है तो घूमने वाला जिंदा रहेगा, मतलब ये लाइव सेंटर कहलाएगा। ये हमारा लाइव सेंटर का है। इधर कोई मोटर नहीं होती है दोस्तों, इस तरह
दाहिने तरफ कोई मोटर नहीं होगी तो ये हमारा मरा हुआ सेंटर होता है, अर्थात घूमता नहीं है, इसलिए हम इसे डेड सेंटर कहते हैं। इसे टेल स्टॉक के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों इसमें अब टेल स्टॉक इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद है सरफेस रफनेस को जांचने के लिए किसका प्रयोग करते हैं। तो दोस्तों ये फ्लैट सतह होती है, इसे हम सरफेस प्लेट कहते हैं। इस पर हम प्रूशियन ब्लू लगाकर दूसरे जॉब को रखकर उसकी बीच से हम रोशनी या कलर को देखकर हम उसकी समतलता को चेक कर सकते हैं। तो इसमें कहीं ना कहीं आंसर दिया होगा। इसमें क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन मैं बता देता हूँ। इसका क्वेश्चन था, नहीं दोस्तों गलत, क्वेश्चन गलत हो गया। ये क्वेश्चन अपना ये नहीं था, क्वेश्चन ये था भी ब्लॉक का प्रयोग करते हैं। ये क्वेश्चन है अपना ये वाला, मैं इसको मार्क कर देता हूँ। भी ब्लॉक का प्रयोग करते हैं। तो दोस्तों भी ब्लॉक होता है इस तरीके का रहता है, इसमें भी स्लॉट होता है दोस्तों इस तरीके से, ठीक है ना, ये भी स्लॉट रहता है। तो भी स्लॉट में क्या रहता है, कोई भी सिलेंड्रिकल शाफ्ट को इस तरीके से बीच में रख देते हैं। इस तरीके से मैं आगे बना के चित्र बना के आपको दिखा देता हूँ। भी ब्लॉक रहता है, इसको मैं बना के दिखा देता हूँ। भी ब्लॉक किस तरीके से होता है, ऐसे इस तरीके से भी ब्लॉक होता है। इसमें 90 डिग्री कोण में भी ग्रुप बना होता है। तो इसमें कोई भी सिलेंड्रिकल शाफ्ट को इस तरीके से हम सेव कर सकते हैं। तो इस सिलेंड्रिकल शाफ्ट रहती है। तो गोल शाफ्ट को इसमें जो ये जो सेकंड आंसर दिया है वो गोल रॉड को सहारा देने के लिए दिया गया है। कई प्रयोगों में ऑक्सीएसिलिन वेल्डिंग के लिए किस ज्वाला, तो ऑक्सीएसिलिन वेल्डिंग के लिए किस ज्वाला का प्रयोग करते हैं। तो कई अनुप्रयोगों में ऑक्सीएसिलिन वेल्डिंग। तो दोस्तों इसमें ऑक्सीएसिलिन वेल्डिंग जो होती है, ऑक्सीएसिलिन वेल्डिंग, तो ऑक्सीएसिलिन वेल्डिंग एक ब्रेजिंग मानी जाती है दोस्तों। ब्रेजिंग कहते हैं इसे, हम क्या बोलते हैं, ब्रेजिंग। तो ब्रेजिंग जो होती है दोस्तों, ब्रेजिंग होती है ऑक्सीएसिलिन वेल्डिंग। जो ब्रेजिंग होती है इसमें फ्लेम दिया है ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम, कार्बोडाइजिंग, तो कार्बोडाइजिंग तो होगा नहीं इसमें दोस्तों, कार्बोडाइजिंग नहीं होगा, रिड्यूसिंग नहीं होगा, कार्बोडाइजिंग का ही नाम लिखा है रिड्यूसिंग। अब इसमें दिया है न्यूट्रल फ्लेम और ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम। तो इसमें ऑक्सीएसिलिन वेल्डिंग के लिए किस ज्वाला का प्रयोग करते हैं। तो दोस्तों इसमें ऑक्सीएसिलिन वेल्डिंग जो होता है इस पर साइड इफेक्ट नहीं होना चाहिए। तो साइड इफेक्ट नहीं होना चाहिए तो इसमें न्यूट्रल फ्लेम ही सही आंसर होना चाहिए, क्योंकि कटिंग के लिए हम ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम का यूज करते हैं। तो ये कटिंग तो हमें करना नहीं है, दोस्तों से इसका सी आंसर सही हो जाएगा। बीए थ्रेड का कोण क्या होता है दोस्तों, तो ये बीए थ्रेड का कोण आपको याद रखना पड़ेगा। बीए थ्रेड का कोण 47.5 डिग्री होता है इसका, इसलिए बी आंसर सही हो जाएगा। इसके लिए एक प्रोग्रेसिव लिमिट प्लग गेज, तो ये प्रोग्रेसिव लिमिट प्लग गेज मैं बना के आपको दिखा देता हूँ। इस तरीके से मैं बनाता हूँ इसको। ये हैंडल रहता है इसमें और एक इधर पिन होती है, तो इधर एक हिस्सा होता है और एक हिस्सा इधर होता है, ठीक है ना। ये दोनों हिस्से इसमें, एक ये आगे वाला होता है गो और पीछे वाला जो होता है नो गो, ठीक है, ये नो गो होता है। तो ये गो वाला जो होता है ये चला जाता है और में नो गो नहीं जाता है। अर्थात इसमें हम ये कह सकते हैं कि इसमें ये हैंडल है इसका पकड़ने वाला, इस पर चपटा से नर्लिंग वगैरह रहती है। तो इसमें ये गो और नो गो दोनों हिस्से एक ही तरफ होते हैं। तो दोस्तों इसमें ऑप्शन देख लेते हैं क्या इसमें क्वेश्चन क्या था। एक प्रोग्रेसिव प्लग गेज जिसमें गो और नो गो को अलग तरफ होता है, ये आंसर अपना गलत हो जाएगा। ये आंसर केवल नो गो तो ये गलत होता है, ये भी गलत इसका आंसर हो गया। केवल गो हो ये भी गलत हो गया इसका, ऐसे नो गो ये भी गलत, ये भी गलत। अब इसमें देखिए गो और नो गो गेज एक ही तरफ होते हैं, तो इसका जो चौथा आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। इसमें गो और नो गो एक ही तरफ बने हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक आरी के दांते मुड़े हुए रहते हैं। आरी जो होती है दोस्तों, अरिया होती है, ये अरिया के दांते मुड़े होते हैं, इस तरीके से मुड़े रहते हैं। आरी जो रहती है इधर होल रहता है, एक इधर होल रहता है। तो इसमें क्या क्या आंसर दे रहा है, वामावर्त का मतलब होता है बाएं तरफ होता है दोस्तों, दक्षिणवर्त मतलब तो दाहिने तरफ होता है। और क्या होता है, किसी भी दिशा में प्रत्येक दांत दक्षिणावर्त और वामावर्त। तो दोस्तों इसमें जो दांते रहते हैं अरिया में, ये आरी में दांते होते हैं, एक दांते को उस दूसरी तरफ मोड़ा जाता है, एक दांते को इस तरफ मोड़ा, इसमें दांतों की सेटिंग की जाती है। तो दोस्तों एक दांता होता है दाएं तरफ और एक दांता होता है बाएं तरफ, ताकि हमारा ब्लेड जो होता है चौड़ा स्लॉट बनाता है। तो इसका डी आंसर बिल्कुल सही हो जाए। यूनिवर्सल कपलिंग उन दोनों शाफ्टों को जोड़ती हैं जिसमें एक अक्ष दूसरे अक्ष को। तो दोस्तों यूनिवर्सल जो कपलिंग होता है ये हल्का सा डिग्री में बन जाता है इस तरीके से, इसमें योक बना होता है इधर पर, इस तरीके से योक होता है। तो ये डिग्री में बनी शाफ्टों को भी पकड़ लेता है। तो इसमें छोटी डिग्री में ही ये पकड़ता है, तो छोटी डिग्री से हम समझेंगे इसको। तो इसका फर्स्ट आंसर सही हो जाएगा। घरेलू बर्तनों पर किस धातु के बचाव परत की कोटिंग, जो घरेलू बर्तन होते हैं उस पर किस की कोटिंग की जाती है। तो दोस्तों टिन की कोटिंग की जाती है, टिनिंग करी हुई होती है, क्योंकि ये टिन से हमारे मतलब जो भी हम खाना पीना रखते हैं उससे कोई प्रभाव ना पड़े, इसलिए टिन की कोटिंग करते हैं। इसके बाद है अगला क्वेश्चन, द पार्शियल जनरल वेयरिंग द एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट द वेयरिंग विद द जनरल।
तो जनरल होता है हमारा, जनरल होता है जहाँ बेयरिंग हमारा कॉन्टेक्ट करता है, जनरल हम उसे कहते हैं। जितना भाग हमारा बेयरिंग के द्वारा कॉन्टेक्ट किया जाता है उसे हम जनरल कहते हैं। तो द जनरल बेयरिंग, तो जनरल बेयरिंग में हमारा जो कॉन्टेक्ट होता है वो 120 डिग्री में रहता है दोस्तों, 120 डिग्री हमें इसको याद करना पड़ेगा। प्रोसेस ऑफ रिमूवल मेटल फ्रॉम द एंड ऑफ द वर्क पीस, कोई भी वर्क पीस है दोस्तों, इसको मैं बता देता हूँ, ये वर्क पीस है, इसके एंड ऑफ द वर्क पीस, हमें वर्क पीस के आखिरी से इधर से मेटल हटाना है। तो आखिरी पीस से हम मेटल हटाएंगे, इसे हम फेसिंग कहेंगे, क्योंकि आखिरी हिस्से से हटा रहे हैं। तो दोस्तों इसका आंसर फेसिंग जो हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा फेसिंग। इसके बाद है वी ब्लॉक, एक वी ब्लॉक का एक साइज दिया है इसमें। तो वी ब्लॉक का जो साइज दिया है, इधर दिया गया है 50। तो इसको मैं बारी बारी से बता देता हूँ। जो ए है इसका ग्रेड है, और 5-40 दिया गया है, 5-50 जो दिया है, ये दिया है 5 mm व्यास से लेकर हम 40 mm व्यास तक के जो रॉड होंगे सिलेंड्रिकल शाफ्ट वो बांध सकते हैं। 50 mm इसकी लंबाई होती है। तो इसमें दोस्तों ऑप्शन दिए हैं 5 mm से 40 mm का जो रॉड होगा बन जाएगा। तो इसका ए आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। 5-40 दिया है, इसलिए 5 से 40 होगा इसका आंसर। इसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द टाइप ऑफ मशीन टेप। तो मशीन टेप का हमें जो प्रकार है समझाना बताना है कि कौन सा मशीन टेप, नॉट टाइप ऑफ द मशीन टेप। तो इसमें दोस्तों हमें ये बताना है कि मशीन टेप नहीं। तो जो दोस्तों इसमें सी आंसर दिया है, ये टेपर टेप दिया है दोस्तों। टेपर टेप होता है वो हैंड टेप होता है, ये हैंड टेप होता है, उसे हम हैंड टेप कहते हैं। ये हैंड टेप की श्रेणी में आता है, इसलिए मशीन टेप नहीं है, इसलिए हमारा नहीं वाला आंसर टेपर टेप हो जाएगा। आईजी इंजन के सिलेंडर बोर को अच्छी तरह, कोई भी सिलेंडर बड़ा सिलेंडर होता है दोस्तों, कोई भी सिलेंड्रिकल, चाहे वो इंटरनल सिलेंड्रिकल हो, चाहे वो इंटरनल हो, चाहे वो एक्सटर्नल हो, इसके लिए होनिंग विधि का उपयोग करते हैं। किसी भी बड़े सिलेंड्रिकल पार्ट के लिए होनिंग का प्रयोग किया जाता है चमकाने के लिए। इसके बाद है कैपेसिटी ऑफ द लाइट सीरीज, बेयरिंग ऑफ मीडियम सीरीज हैव कैपेसिटी। बेयरिंग किसमें जो मीडियम सीरीज रहती है उसकी परफॉर्मेंस की बात चल रही है, मीडियम सीरीज। तो जो फिनिश सीरीज होती है उसकी एक्यूरेसी 60% होती है। मीडियम सीरीज रहती है जो थोड़ा सा कम रहता है, तो इसका 30 से 40% एक्यूरेसी होती है। तो इसका ये आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। जिंक हैज कलर, जिंक का कलर पूछा है दोस्तों, तो ये ब्लू इस ग्रे रंग का होता है। ब्लू हल्का नीला और धूसर रंग का होता है, ग्रे रंग का होता है, स्लेटी रंग का होता है, हल्का नीले रंग का। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा मशीनी औजार का तत्व नहीं है। हमें मशीनी औजार का तत्व बताना है कि मशीन का तत्व नहीं। तो मशीन में दोस्तों बेयरिंग रहता है, स्पिंडल रहता है, उसका स्ट्रक्चर डिजाइन होता है, चालन मतलब उसमें गति होती है। कर्तन औजार जो होता है कटिंग टूल होता है। ये कटिंग टूल जो होता है मशीन औजार का नहीं होता है, ये हमें अलग से खरीदना पड़ता है टूल। तो दोस्तों इसका नहीं वाला आंसर हो जाएगा कटिंग औजार। न्यूट्रल फ्लेम में ऑक्सीजन और एसिटिलीन का अनुपात होता है। जो न्यूट्रल फ्लेम होता है दोस्तों, न्यूट्रल फ्लेम जो होता है उसमें O2 अनुपात C2H2। तो C2H2 O2 होता है ऑक्सीजन, C2H2 न्यूट्रल फ्लेम में दोनों बराबर मात्रा में, 1 किलो यदि O2 होगा तो 1 किलो एसिटिलीन होता है, इसका अनुपात होगा 1:1। तो इसका आंसर सी आंसर सही होगा, ये गलत टिक किया है इसमें। तो इसका आंसर हो जाएगा न्यूट्रल फ्लेम का अनुपात होता है 1:1। इसके बाद है वेल्डिंग टॉर्च का कार्य की मध्य कोण दिया है इसमें, वामावर्त गैस वेल्डिंग टॉर्च। तो दोस्तों इसमें वेल्डिंग हम करते हैं, लेफ्ट राइट वेल्डिंग करते हैं, लेफ्ट राइट वेल्डिंग, वामावर्त वेल्डिंग का होता है लेफ्ट राइट वेल्डिंग, ठीक है ना। तो लेफ्ट राइट वेल्डिंग जो होती है ये, इसमें हमारा जो वेल्डिंग होगा, इसमें हमारा वेल्डिंग लेफ्ट राइट वेल्डिंग मतलब हम दाएं से वेल्डिंग करते हुए बाएं की तरफ जाएंगे। तो इसमें जो हमारा टॉर्च होता है इसका कोण लगभग 70 डिग्री के आसपास बनता है। टॉर्च का कोण इस तरफ से वेल्डिंग करते हुए हम इस तरफ जाएंगे, तो 70 डिग्री के आसपास लगभग हमारा डी आंसर सही हो जाएगा। सरफेस गेज का प्रयोग होता है। सरफेस गेज से हम क्या कार्य करते हैं। तो ये दोस्तों ये सरफेस गेज इस तरीके से रहता है, ऐसे एक रहता है, इसमें एक बेंट स्क्राइबर लगा रहता है। तो इस बेंट स्क्राइबर से किसी भी सिलेंड्रिकल रोड को, जो हम किसी लेथ मशीन पर बांधते हैं सिलेंड्रिकल रोड को, तो इसकी ये बाहरी फिनिशिंग या बाहरी राउंडनेस को ये बताता है कि हमारा जॉब सही पोजीशन में बंधा हुआ है कि नहीं बंधा हुआ है लेथ मशीन में। तो ये पहला ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। कार की यथार्थता को जांचना, मतलब यथार्थता का मतलब होता है एक्यूरेसी को, कार सही बंधा है या नहीं बंधा हुआ है। गैल्वेनाइजिंग में धातु परत की कोटिंग की जाती है। तो दोस्तों गैल्वेनाइजिंग आप याद रखना, जिंक की कोटिंग की जाती है, इसे हम गैल्वेनाइजिंग कहते हैं। ये दोस्तों आपको याद रखना पड़ेगा। तो इसका जिंक आंसर सही हो जाएगा। नाइफ एज फाइल हो तो दोस्तों होता है, नाइफ मतलब चाकू की तरह ये फाइल होता है। ये चाकू की तरह मैं फाइल बना के दिखा देता हूँ, इस तरीके का फाइल रहता है। तो इसमें जो दोस्तों ये टेपर एंगल जा रहा है, इधर से टेपर एंगल, इधर पर थीटा कोण बन रहा है। तो इस थीटा कोण जो होता है, टेपर एंगल जो होता है इधर से कॉर्नर से इस तरीके से, तो दोस्तों 10 डिग्री का टेपर कोण बनता है। तो इसका आंसर
सी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। पिग आयरन को गलाकर रॉट आयरन बनाया जाता है। तो दोस्तों पिग आयरन को गलाकर हमें रॉट आयरन बनाना है तो 3 भट्टियाँ होती हैं। पहला होता है ब्लास्ट फर्नेस, तो जो ब्लास्ट फर्नेस रहता है इसमें पिग आयरन बनता है, ठीक है दोस्तों, पिग आयरन इसमें बनता है। तो पुल्डिंग फर्नेस होता है, इसमें रॉट आयरन बनता है। तो दोस्तों अपना आंसर हो गया, ये रॉट आयरन के बारे में पूछा जा रहा है तो ये पुल्डिंग फर्नेस रॉट आयरन बनेगा, ठीक है ना। ये कपूला फर्नेस में कास्ट आयरन बनता है दोस्तों, ये CI कास्ट आयरन बनाया जाता है, ठीक है। तो ये आंसर आपको याद करना है। किस धातु की वेल्डिंग के लिए फ्लश का प्रयोग नहीं करते हैं? तो दोस्तों इसमें मुझे ऐसा लगता है कि क्वेश्चन गड़बड़ टिक कर रहा है। कार्बन स्टील में तो फ्लश लगता है, पीतल जो होता है इसमें बोरेक्स लगता है, कांसा जो होता है कांसा इसमें भी लगता है। तो मुझे इसमें मैं कंफर्म नहीं हो पा रहा हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि कास्ट आयरन इसका आंसर होना चाहिए, लेकिन इसका आंसर को आप ऑनलाइन चेक कर लेना। 100 मिलीमीटर की साइन बार 30 डिग्री के कोण पर गेज ब्लॉक पर रखी हुई है। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 100 mm का साइन बार है, तो ये साइन बार मैंने बना दिया, इसकी लंबाई 100 mm है और 30 डिग्री के कोण पर रखा हुआ है। ये 30 डिग्री का कोण है, इधर जो कोण है वो 30 डिग्री है। तो इधर पे हमने गेज ब्लॉक लगाए हैं, इधर ऐसे ऐसे गेज ब्लॉक लगाए हैं, तो इसका हमें निकालना है कितना होगा। तो इसमें हमें डिग्री का कोण दिया, तो इसमें देखिए साइन बार साइन थीटा पर आधा है, तो साइन थीटा का हम लगाएंगे। साइन 30 डिग्री बराबर साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे काण, तो लंब इसको हम L मान लेंगे, तो L बटे 100 हो जाएगा दोस्तों। तो अब साइन 30 का मान होता है 1/2 बराबर L बटे 100। तो हम इसको 2 से काटेंगे तो ये 50 बार कट जाएगा। हम कैंची गुणा करेंगे तो L बराबर 50 आ जाएगा दोस्तों। तो इसका आंसर जो है चौथा 50 आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रपंच किस कोण का उपयोग विटनेस मार्क के लिए किया जाता है दोस्तों? तो इसका आंसर 30 डिग्री सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। प्रपंच का कोण 30 डिग्री होता है और डॉट पंच का कोण 60 डिग्री होता है। मृदु स्टील पर 25 मिलीमीटर व्यास के ड्रिल की ड्रिलिंग करने के लिए चक्कर प्रति मिनट ज्ञात करें। कटिंग स्पीड दी गई इसमें, तो चक्कर प्रति मिनट दोस्तों हम समझ गए, चक्कर प्रति मिनट मतलब RPM होता है। तो RPM का जो सूत्र होता है दोस्तों, RPM का सूत्र मैं बना के बता देता हूँ आपको। RPM बराबर होता है कटिंग स्पीड इंटू 1000। कटिंग स्पीड इंटू 1000 मतलब 25 इंटू 1000, कटिंग स्पीड इंटू 1000 बटे कटिंग स्पीड इंटू 1000 बटे डाया रखना है हमें इसको। तो डाया इसका कितना है 25 mm है, ठीक है ना। इंटू पाई मतलब 22/7 रखना है नीचे, ठीक है। तो 25 से 25 कट जाएगा। अब हम 22/7 का 7 ऊपर पहुंचा देंगे, 7 ऊपर पहुंच जाएगा तो 7 का हम गुणा करेंगे तो 7000 हो जाएगा दोस्तों। 7000 में हम 22 का भाग देंगे तो 318 आपका आ जाएगा दोस्तों इसका आंसर। 2 मैटिंग सतहों के बीच के क्लियरेंस देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हर बार आ जाता है। 2 पार्टों के बीच का गैप नापना है, ये 2 पार्ट है इसके बीच का हमें गैप नापना है, तो ये फीलर गेज से नापता है दोस्तों। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हाइड्रोलिक या न्यूमेटिक परपथ में प्रतीक G का क्या सिंबल होता है दोस्तों? इसमें हमें G का सिंबल बताना है। तो G का मतलब होता है गेज दोस्तों, गेज, तो इसका आंसर गेज सही हो जाएगा। इसके बाद है एक्मी थ्रेड का कोण होता है। तो दोस्तों एक्मी थ्रेड का कोण आपको याद रखना है 29 डिग्री होता है, 29 का आंसर सही हो जाएगा। ब्रेजिंग में किस फ्लक्स दोस्तों मैं पिछली स्लाइड में अभी पिछले क्वेश्चन में बता चुका हूँ कि ब्रेजिंग के लिए जो फ्लक्स होता है वो बोरेक्स होता है। बोरेक्स का सूत्र बता देता हूँ मैं, Na2B4O7 ब्रेजिंग का फ्लक्स होता है बोरेक्स। कौन सी उपचार प्रक्रिया का उपयोग स्टील की संरचना को परिष्कृत करते हैं? तो स्टील की संरचना को परिष्कृत करना मतलब स्टील के अंदर के स्ट्रेस को दूर करना। तो स्टील के स्ट्रेस को दूर करने के लिए नॉर्मलाइजिंग प्रोसेस का उपयोग किया जाता है दोस्तों। इसका नॉर्मलाइजिंग आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है 25 मिलीमीटर का होल है। ये 25 मिलीमीटर का होल है किसी प्लेट के अंदर। तो ये 25 मिलीमीटर की इसमें रिवेट नहीं लगेगी, रिवेट का व्यास 1-2 mm कम होना चाहिए। तो दोस्तों 23 mm की जो रिवेट होगी वो अच्छे से चली जाएगी। 1 mm से लेके 2 mm का इसमें क्लियरेंस रखा जाता है, तो इसका 23 mm आंसर सही हो जाएगा। ऊष्मा उपचार का क्या उद्देश्य होता है दोस्तों? इसमें हमें बताना हीट ट्रीटमेंट का उद्देश्य। तो इसमें दोस्तों ऊष्मा उपचार हम करते हैं या तो उसमें कोई त्रुटि आई हो या उसमें हमें हार्ड करना हो या धातु को नरम करना हो, तो इसमें डी आंसर देखिए बिल्कुल सही मैच कर रहा। इसमें लिखा है अंदर के सही करने के लिए, नरम करने के लिए, स्ट्रेस खत्म करने के लिए, इसका ये इसलिए डी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद दिया इसमें एक चाबी होती है जो हाफ राउंड रहती है, अर्धगोलाकार रहती है और चपटी रहती है। तो दोस्तों इसे हम वुडरफ की कहते हैं, तो इसका आंसर वुडरफ की सही हो जाएगा। इसके बाद लिखा है डोपिंग बिंदु वह तापमान होता है जिस पर ग्रीज
दोस्तों डोपिंग बिंदु वह तापमान होता है जिसमें ग्रीस बदलता है। तो हमें दोस्तों डोपिंग से समझना है कि डोपिंग कैसे समझते हैं। डोपिंग से दोस्तों हमें समझना, डोपिंग का मतलब होता है, ये डोपिंग मतलब कोई बूंद होती है, बूंद। दोस्तों ये बूंद रहती है, जो डोपिंग बिंदु बूंद रहती है, तो बूंद बूंद जो टपकेगी तो ये डोपिंग कहलाएगा। तो इसमें पहला ही आंसर हमारा सही हो जाएगा कि जो ग्रीस होता है, ग्रीस थोड़ा सेमी सॉलिड रहता है, तो ये जब गर्म हो जाता है तो द्रव अवस्था में आएगा, द्रव अवस्था में आएगा तभी इसमें डोपिंग होगी दोस्तों। तो ये डोपिंग तभी होगी जब वो द्रव अवस्था में आएगा, तो इसलिए इसका पहला आंसर बिल्कुल सही हो जाए। एक वेल्डिंग परिणामित्र का उपयोग करने के लिए किया जाता है। वेल्डिंग ट्रांसफार्मर में हम क्या करते हैं, तो दोस्तों आप कई बार ये क्वेश्चन लोग गलत कर देते हैं। जो वेल्डिंग ट्रांसफार्मर होता है वो एसी करंट लेता है, वो एसी करंट ही देता है, लेकिन वो एसी करंट जो रहता है, एसी करंट हमें मिलता है कम एम्पियर का रहता है, लेकिन जब वो हमें देता है तो अधिक एम्पियर का करंट देता है हमें वेल्डिंग ट्रांसफार्मर। तो इसमें हम देखते हैं एसी मुख्य धारा को एसी वेल्डिंग धारा में, तो जो एसी वाला एसी में ही कन्वर्ट करेगा ट्रांसफार्मर, वही सही आंसर होगा। ये कम एम्पियर को अधिक एम्पियर में कन्वर्ट कर देता है। इसके बाद है, इसमें दिया है ब्रिटल मटेरियल। इसमें दोस्तों इसमें दिया है ब्रिटल मटेरियल के लिए रेक एंगल क्या होना चाहिए। तो दोस्तों तो ब्रिटल मटेरियल होगा, तो ब्रिटल मटेरियल होगा तो दोस्तों ये हार्ड होगा। जब ये हार्ड होगा तो हार्ड मटेरियल के लिए निगेटिव रेक या जीरो रेक रखा जाता है। तो दोस्तों नेगेटिव तो है नहीं, इसलिए इसमें जीरो रेक आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक इज वेरी इंपॉर्टेंट वाइल सेलेक्टिंग अ गेज। तो इसमें हमें फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक लिखा है, इसमें इज सिलेक्टिंग अ गेज वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसमें हमें बताना है गेज का महत्वपूर्ण गुण बताना है। तो गेज क्या होता है, तो दोस्तों जब गेज पर हम टूल चलाते हैं तो टूल को गाइड करता है, तो ये इसमें झटकी एवं शॉक रेजिस्टेंस, बियर रेजिस्टेंस का गुण इसके अंदर होना चाहिए। बियर रेजिस्टेंस, शॉक रेजिस्टेंस का गुण इसके अंदर होना चाहिए। अगला है, अगला क्वेश्चन जो है, हैंड फाइल जैसे सक्रिय होती है सक्रिय छेदों के लिए जहाँ हैंड फाइल नहीं जा सकती। तो दोस्तों इसमें जो हैंड फाइल रहता है, इसका क्वेश्चन ये कह रहा है कि वहाँ कौन सी फाइल का उपयोग करेंगे जहाँ पर हमारी हैंड फाइल नहीं जा सकती। तो दोस्तों एक पिलर फाइल होती है जिसकी चौड़ाई कम होती है, इस सक्रिय जगह पे हम पिलर फाइल का उपयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 112 नंबर क्वेश्चन। दी गई गहराई तक छिद्र के व्यास को बढ़ाने के लिए ये कोई हमारा एक प्लेट दिया है, इसमें कोई छिद्र है, ये छिद्र है, तो इसको हमें निश्चित गहराई तक बढ़ाना है। तो इसको इधर से ऐसे बड़ा करना है, तो इसे हम काउंटर बोरिंग कहते हैं, कुछ गहराई तक। यदि हम आर पार बड़ा करेंगे तो उसे हम बोरिंग कहेंगे, लेकिन हम कुछ गहराई तक बड़ा करेंगे तो उसे हम काउंटर बोरिंग कहेंगे। तो इसका डी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों ये सूत्र दिया गया है, हमें टूल की लाइफ निकालना है। तो टूल की लाइफ निकालने के लिए उसकी कटिंग स्पीड पर निर्भर करता है। तो इसका जो कटिंग स्पीड होगा वो भी होगा, कटिंग स्पीड भी होगा, और जो हम जितने टाइम तक टूल को चलाएंगे वो TN हो जाएगा। तो इसका भी T⁻N वाला आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि टूल कितना समय तक चल रहा है इस पर और कटिंग स्पीड इन दोनों पर निर्भर करता है। लकड़ी के कार्य के लिए किस फाइल का प्रयोग करते हैं, तो दोस्तों लकड़ी के फाइल के लिए इस प्रकार से दांतेदार फाइल होती है, इस प्रकार से इसे हम रास्प कट फाइल कहते हैं। तो ये रास्प कट अपना आंसर सी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट 115 नंबर क्वेश्चन है, अंतर्दहन इंजन की गति गजन पिन होती है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी हमने सिलेंड्रिकल शाफ्ट के लिए आपको बताया था कि किसी भी सिलेंड्रिकल रॉड पर होनिंग क्रिया की जाती है, लेकिन दोस्तों जो गजन पिन होती है ये बहुत ही छोटी पिन रहती है। इस पर छोटी पिन पर हम लेपिंग क्रिया करेंगे, तो छोटी पिन और फ्लैट सतह जो होती है इस पर लेपिंग होती है, बड़ी सिलेंड्रिकल शाफ्ट पर होनिंग क्रिया होती है। तो दोस्तों इसका आंसर लेपिंग बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोस्ट टेपर नंबर 1 बराबर होता है। मोस्ट टेपर का 1 नंबर जो बराबर होगा, मोस्ट टेपर जो होते हैं 1 नंबर से, तो मोस्ट टेपर 1 नंबर से 6 नंबर पाए जाते हैं। तो इसका जो टेपर रेशियो होता है वो 0.5986 इंच प्रति फुट होता है। 1 फुट, इसका मतलब मैं बता देता हूँ फुट। 1 फुट लंबाई के यदि हम सैंक बनाएंगे तो उसमें इतना टेपर आएगा। अब ये टेपरनेस क्या होता है, मैं टेपरनेस आपको बता देता हूँ। टेपरनेस किस तरीके से रहती है, ये टेपरनेस ऐसे होती है, इस तरीके से टेपरनेस जाती है, डाये का व्यास कम होता जाता है, डाया कम होता जाता है। तो ये यदि हम 1 फुट लंबाई तक ये ले जाएं तो इसका यदि इसका डाया 2 फुट है, ठीक है, या 2 सेंटीमीटर है या 2 इंच है, तो इधर जो आएगा 1 फुट में तो इतना कम हो जाएगा, 0.986 इंच, 0.5986 इंच कम हो जाएगा। तो ये चौथा आंसर इसका सही हो जाएगा, इसको हमें याद करना पड़ेगा। 117 नंबर क्वेश्चन है,
वाइफ्ड जॉइंट टर्म्स उपयोग किए जाते हैं। तो दोस्तों ये वाइफ्ड जॉइंट मैं आपको बता देता हूँ वाइफ्ड जॉइंट कैसे बनता है। वाइफ्ड जॉइंट ऐसे बनता है, मैं एक चित्र बना रहा हूँ। जैसे कोई पाइप जा रहा है तो इस पाइप में हम दूसरा पाइप लगाएंगे इस तरीके से, और इस तरीके से लगा के इधर पे हम एक पेस्ट का इधर पेस्ट भर देंगे, इधर पेस्ट इस तरीके से पेस्ट भर देंगे। तो इस प्रकार का पेस्ट भरा जाता है ताकि इधर से लीकेज ना हो। तो ये पेस्ट भरने का जो काम होता है ये लेड वाले में होता है, लेड वाले में सब पेस्ट भरा जाता है, इसे हम वाइफ्ड जॉइंट कहते हैं। एक इसके बाद है क्वेश्चन 118 नंबर, शीट धातु निर्माण के लिए जहां धातु बहुत पतली हो, कम सामर्थ्य हो, तो कौन सी रिवेट का प्रयोग करते हैं। तो दोस्तों जो पतली सीटें होती हैं, छोटा कार रहता है, उसमें फ्लैट हेड रिवेट का यूज किया जाता है। तो ऐसी रिवेट होती है फ्लैट हेड रिवेट। स्ट्रक्चरल कार या छोटी पतली सीटों के लिए हम फ्लैट हेड रिवेट का उपयोग करते हैं। पेन हेड जो होती है हैवी कार के लिए, तो काउंटर सिंग रिवेट ऐसी होती है जहाँ पर उसका ऊपर से उभरा हुआ ना रहे, अंदर बैठ जाना हो। ठीक है दोस्तों, स्नैप हेड रिवेट जो होती है ये बॉयलर में लगती है, इसलिए इसका आंसर फ्लैट हेड रिवेट हो जाएगा। नेक्स्ट 119 क्वेश्चन है, 30 mm व्यास का जॉब लेथ पर 350 चक्कर प्रति मिनट घूम रहा है, तो जॉब की कटिंग स्पीड हमें ज्ञात करना है। तो दोस्तों कटिंग स्पीड का सूत्र आपको याद रखना पड़ेगा। कटिंग स्पीड बराबर होता है पाई डी एन बटे 1000। तो पाई डी एन बटे 1000 याद रखना पड़ेगा हमें। पाई का मान रखेंगे, डी का डाया रखेंगे हम, और एन का मान 350 रखेंगे। तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, इसको मैं साफ करके दोबारा से दिखा देता हूँ, तो आप फॉर्मूला याद हो गया होगा आपको दोस्तों। कटिंग स्पीड पाई का मान 22/7, डी का मान हो गया 30, एन का मान हो गया 350, और नीचे बटे 1000 रखना है। अब मैं काट देता हूँ 7 से, ये 50 आ जाएगा। 50 से मैं नीचे वाले काट दूँ, 0 से 0, 50 से इसको काटूंगा तो 20 आ जाएगा। 20 आ जाएगा तो 20 एक जीरो से 1 0 कट जाएगा। 2 से मैं 22 को काटूंगा, 11 11 33। तो इसका आंसर दोस्तों 33 इसका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, 33 मीटर प्रति मिनट। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि जो भी फ्लेम होता है, मैंने अभी फ्लेम बना के दिखाया था इस तरीके से, ये फ्लेम के किस भाग का टेम्परेचर अधिक होता है। तो फ्लेम का अंदर वाला भाग जो होता है उसका टेम्परेचर सबसे अधिक होता है। तो दोस्तों इसमें कहीं ना कहीं दिया होगा आंतरिक भाग, अंदर भाग का टेम्परेचर सबसे अधिक होता है। इसके बाद यह सोल्डर क्या होता है। सोल्डर जिससे हम इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट को जोड़ते हो सोल्डर कहलाता है। एक तार होता है जिसको पिघला कर जोड़ा जाता है। तो जो होता है सोल्डर, लेड पीबी और टिन एसएन इन दोनों का मिश्रण होता है। इसका टेम्परेचर 205 डिग्री होता है, 205 डिग्री पर पिघल जाता है, लेड और टिन का मिश्रण होता है। नेक्स्ट 122 नंबर होता है, निम्न में से कौन सा फाइल में नहीं होता है। हमें ये बताना है कि कौन सा पार्ट है जो फाइल में नहीं होगा। तो दोस्तों फाइल में हील होता है। मैं फाइल बना के आपको दिखा देता हूँ थोड़ा सा रफली जल्दी से। इस प्रकार से फाइल रहता है, तो ये हील हो गया, इसका हील है ये। इधर से शोल्डर होता है, इसे हम शोल्डर कहते हैं दोस्तों। ये फिर जो फ्लूट टैंक, तो ये जो नोकदार इधर पीछे रहता है दोस्तों, ये जो नोकदार होता है इसे हम टैंक कहते हैं। फ्लूट नहीं होता है, इसमें कोई भी स्लॉट वगैरह नहीं होते, इसमें दांतें रहती सीधे सीधे, तो इसमें फ्लूट नहीं होता है। तो इसका आंसर फ्लूट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ड्राफ्ट ट्यूब का प्रकार नहीं है। ड्राफ्ट ट्यूब, तो जो ड्राफ्ट ट्यूब रहता है दोस्तों, ट्यूब जो होता है, ट्यूब से आप शब्द से समझे इसमें ट्यूब, ट्यूब कभी फ्लैट नहीं होता है दोस्तों। ट्यूब कॉनिकल हो सकता है, एल्बो हो सकता है, और भी सिलिंड्रिकल हो सकता है, लेकिन अगर फ्लैट है तो वो ट्यूब नहीं हो सकता, इसलिए इसका आंसर फ्लैट हो जाएगा। इसका ड्रिल चक ड्रिलिंग यंत्र में फंसा होता है। ये ड्रिल चक होता है, मैं थोड़ा ड्रिल चक बता देता हूँ आपको बना के। ड्रिल चक का ऊपर वाला भाग टेपर होता है। देखो इस तरीके से मैं बनाता हूँ आपको, ये टेपर रहता है, इस तरीके से जाता है। इधर इसमें जबड़े रहते हैं, इधर जबड़े रहते हैं, 3 जबड़े होते हैं, उसको चक्की के द्वारा इधर टाइट किया जाता है, चक्की रहती है। लेकिन जो ऊपर वाला भाग होता है टेपर भाग, ये मशीन के स्पिंडल में फंसता है, क्योंकि मशीन का स्पिंडल जो होता है उसमें टेपर होल रहता है। तो वही टेपर वाला भाग ही टेपर में फंसेगा। तो आर्वर के ऊपर जो टेपर वाला भाग होता है, आर्वर के ऊपर ये टेपर मशीन के स्पिंडल होल में फंसता है, इसे हम आर्वर कहते हैं। तो इसका आंसर ये आंसर हो जाएगा, जो हमारा ड्रिल चक आर्वर के द्वारा मशीन के स्पिंडल में फंसाया जाता है। 125 नंबर, भारतीय मानकों के अनुसार 20C8 क्या प्रदर्शित करता है। तो दोस्तों ये हमें ग्रेड याद रखना पड़ेंगे, लेकिन इसमें मैं एक ट्रिक बता देता हूँ आपको। इधर लिखा है प्लेन कार्बन स्टील, जो प्लेन कार्बन स्टील लिखा है, तो प्लेन कार्बन स्टील जो 20C8, इसका मैं जो लिस्ट होगा वो अगला वीडियो बनाऊंगा तो उसमें डाल दूंगा लिस्ट, ये कितने ग्रेड होते हैं कार्बन की। लेकिन मैं इधर ही बता देता हूँ, जो प्लेन कार्बन स्टील 20C8 का होता है वो लो कार्बन स्टील होता है दोस्तों। तो लो कार्बन स्टील में जो कार्बन की मात्रा होती है वो 0.15 से 0.25 तक हुई, इसलिए इसका आंसर 1 हो जाएगा। तो आप ये ग्रेड अभी याद कर लेंगे, अगला वीडियो बनाऊंगा तो मैं उसमें ग्रेड सारे बताऊंगा। 126 नंबर क्वेश्चन है, सिलेंडर के खोल की ढलाई की जाती है। तो सिलेंडर के खोल की ढलाई कैसे की जाती है। तो सिलेंडर की खोल की ढलाई करना चाहिए तो मेलेबल कास्टान तो अच्छा होता है, तो इसको हम सीधे कार में यूज कर लेते हैं।
वाइट कास्ट आयरन ब्रिटल रहता है, तो इसमें दोस्तों ग्रे कास्ट आयरन ही होना चाहिए, तो इसका ग्रे कास्ट आयरन सही हो जाएगा। ध्रुव में चिल्ड कास्ट आयरन ब्रिटल होता है, ये भी ब्रिटल रहता है, तो इसका ग्रे कास्ट आयरन सही हो जाएगा, इसको हम ढलाई में यूज कर सकते हैं। इस बाद अगला क्वेश्चन है कि कोरोजन रेजिस्टेंस पावर, हमें स्टील की कोरोजन रेजिस्टेंस पावर बढ़ानी है, तो कोरोजन रेजिस्टेंस पावर बढ़ाने के लिए उसमें क्रोमियम और निकल मिलाया जाता है। क्रोमियम और निकल मिलाकर हम उसकी कोरोजन रेजिस्टेंस पावर बढ़ा देते हैं। जैसे आपका स्टेनलेस स्टील होता है, स्टेनलेस स्टील जो होता है, स्टेनलेस स्टील में क्रोमियम को 18% और निकल को 8% मिलाकर बनाया जाता है, इसीलिए तो उसमें जंग कभी नहीं लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाई स्पीड स्टील में टंगस्टन, क्रोमियम और वेनेडियम का अनुपात हमें बताना है, इसमें क्वेश्चन है। तो दोस्तों जो हाई स्पीड स्टील होता है इसमें हमें ध्यान रखना है टंगस्टन, क्रोमियम और वेनेडियम, ठीक है ना। टंगस्टन, क्रोमियम और वेनेडियम को हमें बताना है। तो इसमें 18% होता है टंगस्टन, ठीक है, 8% होता है क्रोमियम, ठीक है, 18-8-1 भी रहता है दोस्तों, इसमें 18-8 ही कहेंगे, तो 18-4-1, ठीक है, 14-4-1, 18-4-1 और 22-4-1 होता है दोस्तों, ये गलत लिख गया था, ये 4 ही होना चाहिए। 18-4-1, 14-4-1, 22-4-1 3 होते हैं, तो इसमें 18 वाला दिया है, तो टंगस्टन 18% होना चाहिए इसमें। तो ये देखिए इसमें आंसर टंगस्टन 18% है, क्रोमियम 4% है, बेनियम 1% है, तो इसका हमारा सी वाला आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। 129 नंबर कारखंड में 12.33 mm का बोर है, तो इसे किससे मापा जाएंगे? जो बोर होता है, तो इसमें एक चीज़ पर गौर करना पड़ेगा हमें, ये 12.37 mm है, तो 12.37 हमें ये समझना है कि इसकी लिस्ट काउंट जो है वो 0.37 में आ रहा है। देखिए आप पॉइंट जो लिस्ट काउंट आ रहा है, ये लिस्ट काउंट आ रहा है 0.37 में आ रहा है। यदि 0.5 mm में होता तो हम स्टील रूल से नाप लेते, ठीक है ना, लेकिन 0.5 mm है ही नहीं। प्लग गेज 0.5 में काम करेगा, इससे भी नहीं नापेंगे। नीचे दिया है एक गेज और दिया है, तो दोस्तों इसमें देखिए 0.37, तो जो 12.37 जो रीडिंग है, ये 12.37 रीडिंग ओनली माइक्रोमीटर में ही जाएगी, ठीक है ना। 12.37 माइक्रोमीटर में आएगा, क्योंकि माइक्रोमीटर 0.01 बढ़ता है एक बार में, तो ये 12.37 माइक्रोमीटर में आएगा। 12.36 होगा तो बनने के कैलिपर में आ जाएगा, लेकिन 12.37 होगा वो माइक्रोमीटर में आएगा, इसलिए दूसरा आंसर माइक्रोमीटर हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 130 नंबर इन बेसेमर प्रोसेस इन फर्नेस लाइंड बाय, इसमें ये बता रहा है कि जो बेसेमर प्रोसेस की जो भट्टी होती है उसके अंदर लाइनिंग किसकी रहती है, तो ये ब्रिक्स वाला जो आंसर दिया है, ब्रिक्स मतलब होता है ईंटें, तो इसमें ईंटें अंदर से ईंटें लगाई जाती हैं ताकि वो ईंटें पिघले नहीं, हमारा लोहा पिघल जाए लेकिन ईंटें ना पिघलें। तो इसमें जो टार होता है, टार के द्वारा, एक काला पदार्थ होता है, टार के द्वारा ये ब्रिक्स को जोड़ा जाता है, ये इनके मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही अधिक होते हैं। तो इसको आपको ध्यान रखना है कि बेसेमर प्रोसेस की अंदर की दीवार किसकी बनी होती हैं, डोलोमाइट, ब्रिक्स और टार के द्वारा बनाई जाती हैं। सोडा एसिड अग्नि, ये के आग बुझाने वाला यंत्र होता है, सोडा एसिड एक्सटिंग्विशर, इसमें क्या भरा होता है, तो सोडा एसिड से हम समझेंगे। जैसे सोडा एसिड है, ऊपर इधर शब्द था सोडा एसिड, जैसे मैं थोड़ा नीचे करके दिखा देता हूँ, सोडा एसिड, तो सोडा से हम समझेंगे, सोडा तो सोडियम बाइकार्बोनेट, तो इसमें सोडियम बाइकार्बोनेट भरा जाता है, सोडा से सोडियम बाइकार्बोनेट। अगला है लंबाई में काट कर अलग करने की प्रक्रिया। एक लंबी जॉब को, कोई लंबा जॉब है, ये लंबा जॉब है, इसको ऐसा ऐसा काटना है, अलग करने की क्रिया, तो ये अलग करना है, अलग करना मतलब पार्ट बाई पार्ट करना, तो इसे हम दोस्तों पार्टिंग कहते हैं। तो इसका पार्टिंग वाला आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक रिविट का व्यास टी है, तो रिविट के मध्य से प्लेट के किनारे के बीच की दूरी। तो दोस्तों जब कोई रिविट लगाई जाती है, जैसे मैंने ये रिविट लगा दी, तो रिविट के किनारे की दूरी 2D होना चाहिए दोस्तों, इसकी दूरी होती है 2D प्लेट के किनारे से। रिविट से रिविट के बीच की दूरी होती है 3D, एक रिविट से दूसरे रिविट के बीच की दूरी 3D और प्लेट के किनारे से रिविट की दूरी होती है 2D, तो इसका आंसर 2D सही होगा, ठीक है ना दोस्तों। इसके बाद अगला क्वेश्चन है एन लीड स्क्रू प्रति इंच की संख्या, एन है काटी जाने वाली चूड़ियों की संख्या, तो चूड़ी काटने के लिए कौन सा कथन सही है, ठीक है ना, हमें ये बताना है। लेथ में चूड़ी काटने के लिए कौन सा कथन सही है, सही बताना है हमें। एन लीड स्क्रू में चूड़ियों की संख्या, तो दोस्तों मैंने अभी क्वेश्चन ये बताया कि ड्राइवर अपॉन ड्रिवन बराबर होता है कार का पिच बटे लीड स्क्रू का पिच। तो कार का पिच है एन, इसमें देखिए ये दिया है कार का पिच, और लीड स्क्रू का पिच है स्मॉल एन, तो स्मॉल एन, तो इसका आंसर हो जाएगा कैपिटल एन बटे स्मॉल। कभी हमें सबसे पहले ऊपर रखना है कार का पिच, क्योंकि जो काम हम करेंगे उसको ऊपर रखेंगे और लीड स्क्रू को हमेशा नीचे रखेंगे, तो इसका फर्स्ट आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। 135 क्वेश्चन है कार्बन का प्रतिशत हाइपो यूटेक्टाइल। तो दोस्तों ये दो होती हैं, एक होती है हाइपो और एक होती है हाइपर। तो दोस्तों ये ध्यान रखना है हमें,
हाइपोयूटेक्टाइट। तो इसमें हमें ध्यान रखना है। तो हाइपो जो होती है उसमें हमारा जो कार्बन रहता है 0.8% से कम रहता है, 0.8% से कम होना चाहिए, उसे बोलते हैं हाइपो। और हाइपर से आप समझ जाओगे हाइपर, हाइपर मतलब ज़्यादा, तो 0.8% से अधिक, इसमें 0.8% से अधिक होना चाहिए। तो दोस्तों इसका हो जाएगा 0.8% से कम, ये हाइपो है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन 136 नंबर, पाइप की बाहरी चूड़ियाँ काटने वाली डाई बनाई जाती है। तो दोस्तों एक जब हम चूड़ी काटेंगे, कटिंग करेंगे हम इससे, और डाई है तो इसको हमें बनाना पड़ेगा, थोड़ा हार्ड मटेरियल से बनाना पड़ेगा। तो हार्ड मटेरियल हो जाता है हाई कार्बन स्टील होता है, हाई स्पीड स्टील होता है। लेकिन हाई स्पीड स्टील इसका आंसर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसको हम स्पीड में नहीं चलाएंगे, धीरे धीरे चलाएंगे। तो टूल स्टील या हाई कार्बन स्टील इसका आंसर होगा। हाई कार्बन स्टील को हम टूल स्टील कहते हैं। अगला 137 नंबर क्वेश्चन, एक नट के ऊपरी सतह पर कॉलर होता है और जिसके फेस के बीच में स्लॉट बने होते हैं। एक नट होता है, इसे हम लॉकिंग नट कहते हैं। तो इस तरीके से हमारा नट होता है। तो इस नट रहता है, हेक्सागोनल होता है, मैंने इसको, तो इसमें ऐसे ऐसे स्लॉट बने होते हैं, इसमें स्लॉट बने होते हैं चारों तरफ। तो इसमें स्लॉट जो रहती है इसमें एक पिन डाली जाती है, ऐसे आर पार बीच से, ऐसे आर पार पिन डाल के इसे लॉक कर देते हैं। तो इसमें स्लॉट बने होते हैं। तो स्लॉट में इसे केसल नट कहते हैं। स्लॉट हेक्सागोनल होता है, इसमें हेक्सागोनल टाइप का रहता है, उसमें स्लॉट रहते हैं, इसमें लॉकिंग हो जाता है। तो ये केसल नट कहलाता है। इसका आंसर केसल नट हो। 138 क्वेश्चन, होनिंग प्रक्रिया में नीचे दिए गए किसका प्रयोग करते हैं। तो दोस्तों जो होनिंग क्रिया होती है सिलेंड्रिकल शाफ्ट पर होती है या अंदर होती है। तो इसमें एब्रेसिव का बना हुआ एक स्टिक रहता है, जो एब्रेसिव का ऐसे ऐसे छोटे छोटे कणोदार बना होता है। इसमें छोटे छोटे कण से मिलकर बनाया जाता है। एब्रेसिव की छोटे छोटे कण होते हैं। तो इस रॉड को हम अंदर ले जाते हैं, इस रॉड को हम अंदर ले जाते हैं। तो रॉड से अंदर की सफाई हो जाती है, बढ़िया घिसावट हो जाती है। तो इसमें दोस्तों एब्रेसिव स्टिक का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कॉम्बिनेशन सेट प्रयोग में लाया जाता है। तो दोस्तों ये कॉम्बिनेशन सेट जो होता है, कॉम्बिनेशन सेट में क्या रहता है मैं बता देता हूँ। कॉम्बिनेशन सेट में एक स्क्वायर हेड होता है जो 90 डिग्री और 45 डिग्री को चेक करता है। एक प्रोटेक्टर होता है, वो किसी भी कोण को चेकिंग कर सकता है। एक सेंटर हेड होता है, वो सेंटर निकालता है। तो दोस्तों पहला आंसर इसमें दिया है समतलता की जाँच। तो इसमें समतलता को जाँचने का कोई भी चीज़ नहीं होती, व्रत बनाने का कुछ भी नहीं रहता है, रेखाएँ खींचने की नहीं रहता है, कोणीय सतहों की जाँच करने के लिए। इसमें एक चांदा रहता है कॉम्बिनेशन सेट में, जो चांदा रहता है, चांदे में निशान होते हैं, तो इसमें कोणीय जाँच कर सकते हैं। तो इस आंसर डी आंसर इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। काउंटर सिंक हेड स्क्रू के लिए हानिकारक कोण क्या होगा? नहीं, काउंटर सिंक हेड स्क्रू के लिए काउंटर सिंक कोण क्या होगा? तो दोस्तों काउंटर सिंकिंग की जो क्रिया होती है इस तरीके से होती है। ये काउंटर सिंकिंग क्रिया 90 डिग्री पर की जाती है। इसका कोण 90, काउंटर सिंकिंग आप याद कर लो दोस्तों, काउंटर सिंकिंग 90 डिग्री पर की जाती है। स्टील का लोअर क्रिटिकल, तो दोस्तों मैं अपर क्रिटिकल लोअर क्रिटिकल दोनों बता देता हूँ। किसी भी स्टील का लोअर क्रिटिकल 723 डिग्री सी होता है, और अपर क्रिटिकल 800 डिग्री सी से 1200 डिग्री सी होता है। तो दोस्तों इसका आंसर लोअर क्रिटिकल पूछा तो 723 डिग्री बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 142 नंबर क्वेश्चन, आघातवर्ध ढलवां लोहा उत्पन्न होता है। तो दोस्तों आघातवर्ध मतलब होता है मेलेबल। इस लोहे को मेलेबल होना चाहिए हल्का सा। तो दोस्तों मेलेबिलिटी तब आती है किसी लोहे के अंदर जब उसको धीरे धीरे ठंडा किया जाए, ठीक है ना। तो धीरे धीरे ठंडा करना, देखो इसमें लिखा हुआ है दूसरे ऑप्शन में। यदि हम एकदम से ठंडा करेंगे तो वो मेलेबल नहीं होगा, वो ब्रिटल हो जाएगा। तो इसमें अनिलन लिखा, अनिलन का मतलब होता है धीरे धीरे ठंडा करना। तो लोहे को हम धीरे धीरे ठंडा करेंगे, अनिलन करेंगे, तभी हमारा लोहा वो मेलेबल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 143 नंबर है, जो बैटरी बनाई जाती है स्टोरेज बैटरी जिसमें करंट को स्टोरेज किया जाता है, ये लेड वाली बनाई जाती है। इसका लेड आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट 44 नंबर क्वेश्चन है, जो क्राउनिंग की जाती है दोस्तों, क्राउनिंग की जाती है वो इस तरीके से क्राउनिंग होती है। क्राउनिंग इस तरीके से होती है, किसी भी पुली पर होती है, इसका उभरा हुआ रहता है। किसी भी फाइल पर होती है, उभरा हुआ रहता है। तो उभरे हुए भाग को एक क्राउनिंग कहलाता है। ये उत्तलता कहते हैं हम इसे। तो ये उत्तलता कहलाता है, उभरा हुआ। वो जो नीचे की तरफ दबा हुआ उसे अवतल कहते हैं। तो वो अवतल हमारा नहीं होगा, ठीक है। ये क्राउनिंग वाला क्वेश्चन है तो उत्तल होगा। अगला क्वेश्चन 145, लेथ मशीन में स्वतंत्र जो चक में जबड़े होते हैं। तो जो हमारा लेथ मशीन का स्वतंत्र जबड़ा होता है, इस प्रकार का एक जबड़ा होता है, इस प्रकार की चार होते हैं उसमें। इसमें चारों को हम अलग अलग चला सकते हैं, इसलिए हम इसे स्वतंत्र जबड़ा कहते हैं। इसमें चार जबड़े अलग अलग जगह से चला सकते हैं हम इसको, ठीक है। तो इसमें चार जबड़े रहते हैं दोस्तों, इसका चार आंसर बिल्कुल सही होगा। 146 नंबर क्वेश्चन, ऑक्सी एसिलिन गैस बिल्डिंग। तो दोस्तों जो ऑक्सी एसिलिन गैस बिल्डिंग होती है उसका टेम्परेचर होता है, न्यूट्रल फ्लेम जो रहती है उसका टेम्परेचर 3200 डिग्री सी होता है। अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था कि ऑक्सीजन गैस बिल्डिंग में न्यूट्रल फ्लेम का यूज होता है। तो न्यूट्रल फ्लेम जो होती है उसका टेम्परेचर 3200 डिग्री सी होता है दोस्तों। और ऑक्सीडाइजिंग का 3300 होता है, और कार्बोराइजिंग का होता है 3100 डिग्री सी होता है। ये तीनों टेम्परेचर मैंने आपको बता दिए। इसके बाद दिया है, अकॉर्डिंग टू इंडियन स्टैंडर्ड पाइप आर
तो एक क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि पाइप जो रहता है इंडियन स्टैंडर्ड के अनुसार इस पाइप को हम कैसे स्पेसिफाइड करते हैं। तो पाइप को हम आईडी से लेते हैं, तो आईडी मतलब नॉमिनल बोर साइज, ये आंसर इसका सही है। ओडी से हम नहीं लेते हैं, आईडी से लिया जाता है, किसी भी पाइप को उसकी आईडी से लिया जाता है, तो इसका नॉमिनल बोर साइज सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद है, यदि इस्पात को गर्म किए जाए तो तापमान 723 डिग्री से सांचे में परिवर्तन शुरू हो जाता है। जैसे दोस्तों जब 723 डिग्री सी पर गर्म होता है, लोअर की टेबल पर लोहा गर्म होता है, तो इसमें जो पहले स्ट्रक्चर बनता है उसे हम ऑस्टेनाइट कहते हैं। इसके बाद ऑस्टेनाइट के बाद सीमेंटाइट, पियरलाइट, ये आगे आते रहते हैं, लेकिन पहला जो स्ट्रक्चर आता है उसे हम ऑस्टेनाइट स्ट्रक्चर कहते हैं। दोस्तों ये क्वेश्चन दिया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में आता रहता है। M16, तो M का मतलब होता है दोस्तों मीट्रिक। 16 का मतलब होता है डाया, ठीक है, इसे हम बोलते हैं टेप साइज। और जो 1.5 होता है इसे हम पिच कहते हैं दोस्तों। जो 1 पॉइंट जो होता है इसे पिच कहा जाता है। तो दोस्तों इसका फर्स्ट आंसर दिया है पिच, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा पिच। नेक्स्ट क्वेश्चन है 150 नंबर क्वेश्चन। जोड़ में मूल अंतर की आवश्यकता होती है, ठीक है ना। जोड़ में रूट गैप, कभी भी रूट गैप जोड़ में, देखिए इसको हमें समझना पड़ेगा रूट गैप से। कोई भी हम वेल्डिंग जोड़ बना रहे हैं तो उसमें रूट गैप दिया जाता है। रूट गैप क्यों दिया जाता है? इसलिए दिया जाता है, ये भी शेप में रहता है, इसलिए दिया जाता है दोस्तों ये भी शेप में, ताकि इसमें जो हमारी धातु पिघले तो इसमें भर जाए। और दोस्तों इसमें जो रूट गैप रहता है इससे थोड़ा सा डिस्टॉर्शन की भी हो जाती है। क्यों? क्योंकि जैसे ऐसा सटा के रख देंगे तो इसमें हमारा लोहा गर्म होकर फैलेगा, थोड़ा त्रुटि भी उत्पन्न हो जाएगी, ठीक है। तो इसमें कहीं भरने का दिया है, पेनिट्रेशन दिया है। देखिए दोस्तों इसमें जो दूसरा आंसर दिया है इसमें दिया है देखो पेनिट्रेशन। पेनिट्रेशन का मतलब होता है लोहे को भरना। तो ये हमें जो हम किसी दो प्लेटों के बीच में जो गैप दिया जाता है दोस्तों, दो प्लेटों के बीच में गैप दिया जाता है ऐसे इस प्रकार से 45 डिग्री में, तो इसमें हमारा लोहा ताकि पिघल के इसके बीच में भर जाए, इसलिए दोस्तों लोहे को पेनिट्रेट करने के लिए इसके बीच में रूट गैप दिया जाता है। तो दोस्तों ये UPRVUNL के रहे 150 क्वेश्चन। तो दोस्तों यदि हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो यदि अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, एवं कमेंट्स में ज़रूर लिखें कोई क्वेश्चन में दिक्कत हो। ओके, बाय बाय।